और आज है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका प्रस्ताव रखा था, जिसको स्वीकार किया गया और 177 देशों ने तब इसका समर्थन किया था। और तब से योग पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। तन की तंदुरुस्ती हो या फिर मन की तंदुरुस्ती, एकाग्रता या फिर शरीर में कोई रोग दुख, हर चीज में योग की महत्ता है। और हमारी संस्कृति है योग की हजारों सालों से भी ज्यादा की हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये दी गई है, जिसे पूरी दुनिया ने आज अपनाया है, इसको समझा है। और हम देख रहे हैं कि ये तस्वीरें इस बात पर मुहर लगाती हैं कि योग किस तरह से अब एक दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुका है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पीएम मोदी आज श्रीनगर में डल झील के किनारे आज योग कर रहे हैं और वहां से दुनिया को योग करने का संदेश भी दे रहे हैं। तो हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गई है इस शो में। पूजा, निश्चित तौर पर योग के फायदे किसी को बताने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन आप बताइए, क्या आपके दिनचर्या में योग शामिल है और आप कौन सा योग ज्यादा करती हैं? जी है अभी आजकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि हीट वेव काफ़ी चल रही है, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो उस कारण नहीं हो पा रहा है। अभी थोड़ा ब्रेक है, लेकिन हाँ, हम रिकमेंड यही करते हैं और मेरी भी कोशिश यही होती है कि कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे दिनचर्या में सूर्य नमस्कार करना शामिल हो, क्योंकि अगर आप ये इनके जो आसन हैं अगर वही करते हैं तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो 3 बार मैं ट्राई करती हूँ कि कम से कम सूर्य नमस्कार कर सकूँ। ठीक, एक योग पूजा मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर पसंद है। वो है गौमुखासन। क्योंकि देखिए, हम दिन भर हम लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं, स्टूडियो में बैठे रहते हैं, तो निश्चित तौर पर पीठ के दर्द हो या फिर रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम हो, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो गौमुखासन करने से कम आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अगर आपके पीठ में अगर दर्द है तो वो दूर हो जाते हैं और शरीर में थोड़ा सा लचीलापन भी आता है। मैं इस योग को करता भी हूँ और इसको रेकमेंड भी करता हूँ। करना भी बहुत आसान भी है। आराम से आप बैठ के 1-1 मिनट आप इसको करिए अगर रोज़, तो निश्चित तौर पर आपको ये फ़ायदा करेगा। लेकिन योग की ये तस्वीरें क्या दिल्ली, क्या न्यूयॉर्क, तमाम देशों में आप देख रहे हैं कि ये पतंजलि योगपीठ से भी बाबा रामदेव की भी तस्वीरें हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर, और इसके अलावा आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी ये तस्वीर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो योग से आज हम परिचित कराते भी रहेंगे लोगों को, योग का संदेश देंगे और हमारे जो तमाम एक्सपर्ट्स आएंगे चैनल पर उनसे भी समझेंगे कि वो किस तरह से योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं और उनको उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस पर हमारा फोकस बना रहेगा। लेकिन चलिए बाजार की भी शुरुआत कर लेते हैं। और संकेत क्या है, 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं बाजार के लिए, इसको सामने सबसे पहले रखते हैं। तो डाउ जोन्स 300 अंक चढ़ा है। कल एक बढ़िया सेशन हमने अमेरिका में देखा है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 23,600 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं। आपको डाउ जोन्स ऊपर तो जरूर दिखेगा, लेकिन नेस्डेक की 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। कल 140 अंक गिरकर ये इंडेक्स बंद हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशियाई मार्केट में मिलाजुला कारोबार है। कोरिया, हांगकांग के बाजार जो हैं करीब 1% नीचे हैं। जापान के बाजार ऊपर हैं। आईटी शेयर फोकस में रहेंगे। एक्सेंचर के जो नतीजे रहे हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अगर हम नतीजों में अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं। एक चीज़ बस थोड़ी सी निराशाजनक ये है कि ऊपरी स्तर पर जो आय का गाइडेंस है उसको थोड़ा सा एक्सेंचर ने ट्रिम किया है, घटाया है। आज एफटीएसी की रीबैलेंसिंग भी होगी। आईसीआईसीआई बैंक में, एयरटेल में निवेश आज संभव है यही, और वहीं रिलायंस और ग्रासिम में आउटफ्लो हम देख सकते हैं। मॉनसून पर नज़र बनी हुई है। नॉर्थ बंगाल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कोलकाता में बारिश हो रही है।
दिल्ली वालों को इंतजार है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में गर्मी है। हालांकि यहाँ पर भी कल हमने देखा था कि हल्की बारिश हुई, आंधी आई, तापमान में कमी जरूर आई है, लेकिन मानसून थोड़ा सा डिलेड जरूर है उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत में खास तौर से, और कहीं न कहीं खरीफ की बुआई पर भी शायद इसका असर देखने को मिले, क्योंकि देश में 1 से 20 जून के बीच में सामान्य से 17% कम बारिश देखने को मिली है। देखना होगा कि आगे अपडेट्स क्या आते हैं और किस तरह से मॉनसून जोर पकड़ता है। तो चलिए, ये थे कुछ 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे रहेगी बाजार की नज़र पर। अहम बात ये भी है कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वहां पे क्या कुछ मूड और माहौल है। जैसा कि अभिषेक आप बता रहे थे कि काफ़ी मिक्स्ड एक्शन देखने को मिला यूएस के बाजारों में, पर कल नज़र अभिषेक एक्सेंचर के नतीजों पर भी रही और साथ ही स्टॉक प्राइस एक्शन पे भी। तो बताइए कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत हैं और साथ ही एक्सेंचर किस तरीके की क्लोजिंग देखने को मिली? जी सृष्टि, अगर हम जैसा कि बताया कि मिक्स्ड क्यूज ही हैं, और मिक्स्ड क्यूज इसलिए हैं क्योंकि हम एनवीडिया के शेयर में लगातार तेजी देख रहे थे। सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की हो गई है, और लेकिन कल 3.5% के आसपास की गिरावट आई है शेयर में, और उसके चलते नेस्डेक पर प्रेशर हमने बनते हुए देखा। 140 अंक गिरकर नेस्डेक बंद हुआ है। डाउ में जरूर 300 अंकों के आसपास की तेजी रही है, लेकिन एसएनपी और नेस्डेक ये दोनों के दोनों लाल निशान में बंद हुए हैं। कल आए जो आर्थिक आंकड़े हैं उससे इकोनॉमी में थोड़ी सी मंदी के संकेत मिले हैं। बेरोजगारी दावा के आंकड़े बढ़कर 2.3 लाख पर पहुंची है। थोड़ा सा जो अनुमान था उससे ज़्यादा आया है बेरोजगारी दावा का आंकड़ा, और ये 10 महीने के ऊपरी स्तर पर है। हाउसिंग के अगर आंकड़ों की बात करें तो मई में बिक्री में 5.5% की गिरावट है, और आज अमेरिका में नजर रहेगी पीएमआई के आंकड़ों पर। उससे पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी है, किस तरह से अंडर करंट वहां पर चल रहा है। लेकिन यूरोप के बाजारों में संकेत एक रीड करने को लेकर ये है। वैसे अमूमन हम बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को 5.25% पर बरकरार रखा है, कोई बदलाव किया नहीं है। बॉन्ड यील्ड में हल्की सी तेजी है, 5.2% के आसपास की थी 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड अमेरिका में, वहां पर हल्की सी तेजी है। और सोना है 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर करीब 1.5% चढ़ा है, $2370 का स्तर है। कच्चा तेल दायरे में है, ब्रेंट का भाव है $85 प्रति बैरल के आसपास स्थिर है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है 23,580 के आसपास। लेकिन चलिए समझते हैं कि एफआईएस की डीआईएस की स्थिति क्या है, वहां से किस तरह के आंकड़े निकल के आए हैं, क्योंकि हमने कल के सत्र में देखा था कि ब्लॉक डील्स 23,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हुई थी और उसके दम पर बड़े बड़े आंकड़े निकल के आए थे। कल की बात करें तो 415 करोड़ रुपए एफआईएस की बाइंग है कैश में, और डीआईएस की बात करें तो 325 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से सेलिंग है। तो एफआईएस की होल्डिंग से, लॉन्ग होल्डिंग से क्या संकेत है ये जानेंगे, और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है ये भी समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं एफआईएस की। डिम्पी, किस तरह की है लॉन्ग होल्डिंग? देखिए, लॉन्ग होल्डिंग्स केवल बड़ी है, बल्कि इस लॉन्ग होल्डिंग्स का हिसाब किताब ये है कि वो अब सबसे बड़े प्लेयर बन गए मार्केट के अंदर एफआईज। अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने ठीक इलेक्शन से एक दिन पहले, मैंने आपको बताया था उन्होंने क्यों इंडिया के अंदर माल बेच दिया, हमें नहीं मालूम। शायद हो सकता है उनके पास कुछ इंटरनल जानकारी हो जो पोल में हमको ना दिख रही हो, और ऐसा ही हुआ क्योंकि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था एग्जिट पोल की बदौलत कि कितने नंबर आएंगे पार्टीज़ के, उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंस एफआईएस के पास था, और एफआईएस ने उस गिरावट का भरपूर फ़ायदा उठाया। पहले माल बेचा ऊपरी स्तरों पर, फिर जिस दिन डिप आया उस दिन उसको खरीदा। कुल मिला के उस दिन बैंक निफ्टी का उन्होंने करीब 6,000 पॉइंट के स्विंग को एंजॉय किया, और साथ ही निफ्टी के कम से कम 2,000 पॉइंट के स्विंग को एंजॉय किया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अभी तक एफआईएस ने एक भी दिन, सिंगल डे भी उन्होंने सेलिंग नहीं की, और उसके वजह से लगातार उनकी बाइंग का नंबर्स आया। बाइंग का नंबर इस तर्ज पे बढ़ गया कि 57% लॉन्ग हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा जनाब, अब 80% से ज़्यादा वो पोजीशंस लेंगे नहीं, 57 तक आ चुके हैं। इसके पीछे 2 वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो थोड़ा स्टेबिलिटी वाले वापस से सब कुछ सरकार का गठन वठन हो गया। एज सच कहीं भी आपने हो हल्ला ना तो पोर्टफोलियोज में देखा ना किसी चीज़ में देखा। दूसरा पॉइंट, अच्छी चीज़ मॉनसून के रिगार्डिंग थी, फिर आरबीआई की पॉलिसी आई,
उसने भी ऐसा कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर मार्केट के अंदर लेके नहीं आए। कुल मिला के ज़्यादातर फैक्टर्स बाज़ार के अनुकूल होते हुए दिखे, बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं थी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एफआईज आपके छोटे मोटे चीज़ों को देख के नहीं आएगा, एफआईज हमेशा पॉलिसीज़ वाली चीज़ को देख के ही मार्केट के अंदर उतरेगा या किसी भी देश के अंदर उतरेगा। तो एफआईज की होल्डिंग वापस से बढ़ी। दूसरा पॉइंट, रिटेल ने इस बीच क्या किया, देखिए रिटेल ने इससे पहले वाली तेज़ी यानी कि 23,200 से 300 तक की तेज़ी में अपना माल नहीं छोड़ा था। उसने उस 700-800 पॉइंट के स्विंग को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन जैसे ही मार्केट 23,300 के ऊपर गया, रिटेल ने सिस्टम में माल छोड़ना शुरू कर दिया और आज उनकी होल्डिंग्स जो है वो करीब करीब घटकर 46% ही रह गई है, यानी कि एफआई से करीब 10% कम है। और एक और चीज़ बताता हूँ, डीआईज ने भी माल बेचा है इस तेज़ी के अंदर। ध्यान रखिएगा, भले 20,000 करोड़ की एसआईपी आ रही हो एक अलग मैटर है, लेकिन मार्केट में कितनी डिप्लॉयमेंट है वो एक अलग मैटर है। उनकी भी होल्डिंग करीब 41% हो गई है, ये 50% से 10% इन्होंने भी बेचा है। अब आप इसी से मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लीजिए कि एफआई सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, फिर डीआईज और रिटेल की स्टेक होल्डिंग है, लेकिन दोनों के 50% से कम है। ये वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप जो बार बार हम बोल रहे थे कि डिप आएगा, डिप में आप खरीदारी कीजिए, वो आया ही नहीं, क्योंकि हॉट मनी पीछे खड़ी है। और इस हॉट मनी ने क्या हुआ कि 50-50, 67 पॉइंट रोज मार्केट के अंदर जोड़े और 23,300 से 23,500 बना दिया। इस सारी चीज़ की समरी यही है कि जब तक एफआईज अब 50% से नीचे नहीं जाएं या वो 75 तक नहीं आए, आपको बेचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। डिम्पी, हमने कल भी डाइवर्जन देखा, क्योंकि निफ्टी की चाल अलग रही, बैंक निफ्टी की चाल अलग रही, और बैंकिंग शेयरों के दम पर ही हमने देखा कि 23,550 के ऊपर की कल बाजार ने, निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश है, ये एक बढ़िया एफर्ट भी दिख रहा है। तो जो लॉन्ग वाले जो ट्रेडर हैं, जिनके पास पुरानी पोजीशन है, वो क्या करें? नई पोजीशन जिनको लेनी है, क्या ये लेवल ठीक है 23,500 के आसपास का? ये जो डाइवर्जेंस हुआ है इसकी वजह है, पहला तो एक कैचअप रैली थी जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई के साथ कंप्लीट किया, और वो इतनी फास्ट थी कि शॉर्ट्स वालों को मौका ही नहीं मिला उससे बाहर निकलने का। इसलिए कंटिन्यूटी इफेक्ट आता है शॉर्ट कवरिंग का, जो कल मार्केट के अंदर फिर से देखने को मिला। कल करीब 7% ओपन इंटरेस्ट घटा और बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई। कल दिन भर में कई बार आपको ऐसे मौके मिले होंगे जब निफ्टी ऑलमोस्ट लाल निशान की तरफ खिसक रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी डेज हाई पे उस समय भी खड़ा हुआ था। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, एक डाइवर्जेंस की वजह दूसरी है, वो है रिलायंस वर्सेस एचडीएफसी। पिछले 2 दिन से इन दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव सा चल रहा है। रिलायंस जब भी डेज लो मारेगा, उस समय एचडीएफसी डेज हाई मार रहा होता है। तो ये जो डाइवर्जेंस है दो बड़े प्लेयर्स का, ये भी आपको क्लियरली विजिबल होगा। आप इन दोनों को थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, अब तो ध्यान से करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो डाइवर्जेंस की है कि एक लेवल की शॉर्ट कवरिंग आने के बाद अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए कल का डाटा देखने के बाद मेरे मन में यह बात आज पक्की है कि मार्केट या तो अब साइडवेज करेगा या तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करवाएगा। और अब बैंक निफ्टी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी चलता ही रहेगा। एक और चीज़, 12 में से जो निजी प्लेयर्स हैं उनकी ना वेटेज बहुत ज़्यादा है, सरकारी वालों की परसेंटेज वेटेज कम है, इसलिए निजी के 3 बैंक में चलेंगे ना तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ पाता। तो ये एक बड़ी वजह है जिसको हम बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास या किसी के पास भी। एक और चीज़, ऑप्शंस का ट्रेड आपने देख ही लिया कि जिस दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, किस तरह से ऑप्शंस को चलाया गया, 4,000 हज़ार% ऑप्शंस के ट्रेड को बढ़ाया गया। वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए कल सेंटिमेंटल पॉजिटिवली था, लेकिन आज का दिन थोड़ा कैलकुलेशंस का अलग होगा। एक और पॉइंट, आज फ्राइडे का फीवर भी है, तो मार्केट के अंदर क्या होता है, जो हफ्ते भर की तेज़ी होती है उसको सेटल डाउन किया जाता है। तो ये भी हो सकता है आज मार्केट को थोड़ा साइडवेज टू हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कराए। मैं एक गिफ्ट निफ्टी को देख के नहीं बोल रहा, गिफ्ट निफ्टी को तो मैं देखना ही बंद कर चुका हूं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आप पिछले 10 दिन से चेक कर लो, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके जस्ट विपरीत हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इसलिए जिनके पास भी जो पोजीशंस हैं वो ज़रूर होल्ड करके रखें। मैं लेवल्स के हिसाब से क्लियर कर देता हूं, पहले निफ्टी के और शॉर्ट का जवाब भी एक साथ दे दूंगा। निफ्टी के जो लेवल्स हैं स्टॉप लॉस के, वो है 23,300 और 23,000। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 23,300 और 23,000, ये 2 स्टॉप लॉसेस की एरिया है जिनके पास पुराना माल पड़ा है, और उनका टारगेट है 23,800 इस सीरीज का जो 27 तारीख को खत्म हो रही है। ठीक,
अब आते हैं नए वालों की। नए वालों के लिए एंट्री के लिए डिप मस्ट है। अब इस लेवल पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं, बहुत खतरनाक रिस्क रिवॉर्ड पे आप एंट्री करेंगे। आपके डिप के लेवल मैं बता देता हूं, 23,300 पे एंटर करना, 23,000 का स्टॉप लॉस रखना। आपका भी टारगेट 23,800 हो सकता है इस सीरीज तक का। लेकिन मैं फिर से नए वालों से बोलूंगा, थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, कम ट्रेड लें। क्या शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आप बोल रहे हैं डिप आएगा, डिप सिर्फ एंट्री करने के लिए आएगा, डिप शॉर्टिंग करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी भी लेवल से घूम जाए आपको और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शॉर्ट वालों के लिए मना है। नए वालों के लिए, पुराने और नए वालों दोनों का मैंने जवाब आपको दे दिया निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात रही निफ्टी 50 की। पर डिम्पी, बैंक निफ्टी जो कि ऑलरेडी एक रोलर कोस्टर राइड पे है और ये रोलर कोस्टर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए? जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग्स है उनको क्या करना चाहिए, और साथ ही क्या आज भी कोई लॉन्ग के मौके मिल सकते हैं इसमें? देखिए, 4 दिन में 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने आपको दिए हैं। 4 दिन पहले आप 50,000 के दायरे पे खड़े थे, आज आप 52,000 को छूने के लिए हैं। क्या ये कम होते हैं बिना ट्रिगर्स के? क्या ये प्री बजट रैली के अंदर कम होता है बैंक निफ्टी का 2000 पॉइंट? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो जिस दिन बैंक निफ्टी गिरा था, यानी कि जिस दिन नंबर्स आए थे 4 तारीख को, उस दिन के बाद 5 तारीख को बैंक निफ्टी का जो रिकवरी थी ना, वो भी 2000 पॉइंट्स की थी और आपने 4 दिन में 2000 पॉइंट्स कमा लिए बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी को भी थकने का अधिकार है और मेरे को लग रहा है कि वो पुट कॉल रेशियो से क्लियर भी हो रहा है। कल बैंक निफ्टी का चलते चलते मार्केट के अंदर पीसीआर 1.4 के क्रॉस हो गया, जो कि 1.5 पे तो हम ओवरबोट हो जाते हैं। इसलिए कल के लेवल्स के बाद कल थोड़ा सा हमको लग रहा है और गिरेगा एक बार मार्केट, या साइडवेज होना चाहिए। एक डिप की अच्छे से वेट करनी चाहिए। ये डिप कहाँ तक आ सकता है, मैं 2 लेवल्स आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। पहला 51,500, 51,300। बोले सर डिप नहीं आया तो? पहले भी यही हुआ कि हम डिप की वेट करते रहे, डिप मिला नहीं और हमारे 200-300 पॉइंट छूट गए, या बैंक निफ्टी के हमारे 1000 पॉइंट छूट गए। ये बात सच है कि बैंक निफ्टी ने डिप नहीं दिया और निफ्टी ने डिप नहीं दिया, दोनों ने। लेकिन ये बात भी सच है कि रिस्क रिवॉर्ड खराब है आपका अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं। गलती से भी छोटा सा भी झटका दे दिए ना, सिर्फ छोटे सा, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कोट अनकोट, छोटा सा भी झटका दे दिए ना, आपसे संभला ही नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी चला ना, उस तरह से नीचे भी आ सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए डिप की वेट कीजिए। नए वाले, पुराने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नए और पुराने वालों के दोनों के टारगेट सेम है, वो है 52,000। डिप वालों के लिए 51,500, 51,300 पे आके एंट्री के लेवल्स बनते हैं। यहाँ पे आके ज़रूर एंटर करना। 51,000 का स्टॉप लॉस लगा लो इस सीरीज़ का। और जो पुराने वाले हैं उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। वो चाहे आज निकल जाएं, चाहे 51,500 पे निकले, चाहे 52,000 पे निकले, उनकी मर्जी है, क्योंकि उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नए वालों के लिए मैंने एंट्री का लेवल, स्टॉप लॉस बता दिया। नए वालों के लिए मस्ट है डिप की रिक्वायरमेंट इस समय, और ये सब कुछ है। रही बात शॉर्ट करने का, सवाल पूछेगा नहीं। शॉर्ट हमारी तरफ से क्लियरली मना है। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, राहुल घोष हैं, अंशुल जैन, अक्षय पी भागवत। आज सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के सब कहीं ना कहीं योग ज़रूर करते होंगे। जितना मेरे को पता है अंशुल जी तो योग करते हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया किया प्रोड्यूसर साहब आपने। अंशुल जी आप कमरे के अंदर एसी चला के योग करते हो क्या? बालकनी में नहीं करते आप? सर 48 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, बाहर पसीने में नहा जाते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, फिर समझ में आ गया। हालांकि मेरे को कल परसों पता लगा प्रयागराज का जो टेम्परेचर है 48 डिग्री तक पहुंच गया। बात सही कह रहे हो, और आप वहीं रहते हैं वाराणसी में ही, मेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी करें, अंदर करें या बाहर करें, योग ज़रूर करें। जिनको नहीं करने की आदत है उनके लिए मैसेज है, जो करते हैं उनके लिए हौसला बुलंद है। अब जरा अक्षय पी भागवत की तस्वीर दिखाते हैं। अक्षय जी है ना, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अक्षय जी, इस आसन को क्या कहते हैं जो अभी आप कर रहे हो, जो हमने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको कौन सा आसन कहते हैं? जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल, और योग दिवस के सभी को बधाई। जी, आसन सूर्य नमस्कार है। फिलहाल तो शाम को भी कभी कभी कर लेते हैं, मॉर्निंग किया तो सबसे बेहतर है। बट आपको पता है मार्केट की कमिटमेंट्स में कभी सुबह के टाइम पे हो नहीं पाता है, तो पर दिन में एक आध बार करने की एक रूटीन बना ली है मैंने, तो वैसी बात है।
बहुत ही बढ़िया। आपको देख के भी ऐसा लगता है, दोनों को देख के, कि आप अच्छे से योग करते होगे, फिट एंड फाइन स्क्रीन पे दिखते हो, और हमारी शुभकामनाएं भी आप जीवन भर फिट एंड फाइन रहे। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ कमाने के लिए भी आपको यही करना होता है। राहुल घोष जी, आपकी तस्वीर तो मेरे को नहीं दिख रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को देख के और आपकी फिटनेस को देख के कि 100% योग नहीं करते होगे तो जुम्बा ज़रूर करते होगे। सर, जुम्बा करते हो, जोग करते हो, क्या करते हो आप? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नहीं, अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं करते। नमस्ते। थोड़ा स्पिनिंग क्लासेस करते हैं अरे, और हफ्ते में 2-3 बार जिम जाते हैं। अच्छा, जिम जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। वैसे आप बिल्कुल आप फिट रहते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी फिटनेस हमेशा बरकरार रहे। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, जो मार्केट वाले हैं ना, इनको तो चॉइस ही नहीं देनी चाहिए, इनका तो मैंडेटरी कर देना चाहिए कि भैया जैसे आप NISM का सर्टिफिकेट लेते हो ना टर्मिनल के लिए, ऐसे बिना योग के सर्टिफिकेट के आप मार्केट के अंदर नहीं उतरोगे। ये सेबी से भी मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है, और एक्सचेंजेस से भी, कि जितने मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ये इतना दिमाग लगाते हैं, इतने तनाव में रहते हैं, इनके लिए योग आप मस्ट कर दो। अगर आप लिख सकते हो गाइडेंस में, ये भी लिखो कि योग के सर्टिफिकेट जमा कराओ, तभी हम आपको टर्मिनल्स देंगे, अदरवाइज टर्मिनल्स ही नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। अंशुल जी, आपसे शुरू करें कि राहुल जी आप शुरू करें? बताइए किससे शुरू करें आज का दिन? जैसे आप बोले। ठीक है, तो राहुल जी आपसे शुरू करते हैं, हो जाओ शुरू। श्री गणेश करो आज का, और बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए। हमारी अल्प बुद्धि ने जितनी कैलकुलेशन कर सकती थी वो कर दी, आप जरा बताइए सर क्या करते हैं आप? तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा डिप आ सकता है, और वो डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। शॉर्ट करने के लिए ये डिप नहीं आ रहा है। हमारे ख्याल से एब्सोल्युटली सेम व्यू है, और वो पहला डिप जो आता है निफ्टी के केस में 23,000 तक निफ्टी को लेके जा सकता है, और सिमिलरली बैंक निफ्टी को 50,500 के लेके जा सकता है, जहां पे दोनों लॉन्ग जा सकते हैं। निफ्टी में 23,000 के आसपास और बैंक निफ्टी में 50,500 के आसपास। बिल्कुल सही, आपने सेम चीज दोहराया कि करंट मार्केट प्राइस से रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है ही नहीं। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड अभी फिलहाल निफ्टी बैंक में फेवरेबल नहीं है, यही हमारे एक्सपर्ट्स का भी मानना है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे वो आज देख रहे हैं और कौन सी है उनकी कॉल्स, ये लेना शुरू करते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड अंशुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पे? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, FII के डेटा को देखें तो आप थोड़ा सा नेट बेसिस पे ओवरबॉट जाने लगे हैं। 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे हम ओवरबॉट मानने लगते हैं। 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे लॉन्ग है। हालांकि फ्यूचर्स पे अभी थोड़ा सा दूर है, 74,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। वहां पे अभी भी गुंजाइश है 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ने की, तब तक ओवरबॉट होगा। तो थोड़ी सी अपसाइड बची हुई है। 23,750 तक का टारगेट था, ऑलमोस्ट 664 का हाई बना है, तो 750 तक हम आ सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी का 52,000 का टारगेट था जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो वहां पे थोड़ा सा और अपसाइड मिल सकती है। इसलिए फाइनली 2 बाई कॉल ही रहेंगे, और अब मार्केट को हम इस वीक के बाद अब कॉशियसली अप्रोच करेंगे, एटलीस्ट ऑन द बुल साइड, क्योंकि हम नियर अबाउट ओवरबॉट टेरिटरी में। तो पहला बाई कॉल रहेगा ग्रासिम में 35 दिन का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस मंथ हाई का भी ब्रेकआउट साथ में आया है, तो डबल रेजिस्टेंस पार किया है। इसको बाई करना चाहिए 2495 2500 की जोन में। 2470 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2550 का टारगेट रहेगा। दूसरा बाई कॉल रहेगा AB कैपिटल में। आदित्य बिरला ग्रुप वैसे भी काफी अच्छे मोमेंटम में है। ये काफी हद तक कंसोलिडेट करके ऑलमोस्ट 30 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है। 243 245 ये जोन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बाई करना चाहिए। 239 का स्टॉप लॉस रहेगा और 250 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दोनों में टारगेट मिलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एक्सटेंशन प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नियर अबाउट ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुके हैं। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। थोड़ा सा आपको कॉशियस हो जाना चाहिए, जो कि FIDIS की पोजीशनिंग है उसको भी हाईलाइट कर रहे थे अंशुल। पर फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक 2 काउंटर्स पे है उनकी नज़र, ग्रासिम और साथ ही AB कैपिटल, ये दोनों ही काउंटर्स पे आप रखिए नज़र। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे हैं आज आपकी कॉल्स?
तो आज पहला ट्रेड रिकमेंडेशन है इन्फोसिस में। आप देखिए काफी एक हल्के से मोमेंटम लॉस के बाद आईटी क्षेत्र वापस मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। और यहाँ पे इन्फोसिस का जो प्राइस सेटअप है मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। कल ग्लोबल मार्केट्स में भी एडीआर भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव संकेत दे रहे थे इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस का कल का क्लोजिंग था 1515। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने की राय रखूंगा फॉर टारगेट ऑफ 1582 पहला टारगेट और 1605 सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस बनेगा 1482 की। सेकंड ट्रेड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप देखें तो गए 4 दिन में हल्की सी दबाव दिखने को मिली है भाव में, और 970 के 78 के आसपास और एक वापस मौके मिल रहे हैं जहां पे स्टॉक वापस रिबाउंड कर सकता है। और जो अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस बैंड है करीबन 1050 तक वो छूने की तैयारी करेगा। तो अभी टाटा मोटर्स जो करंट मार्केट पे 978 है वहां पे एक हल्का सा कंडीशनल बाय रखूंगा मैं, क्योंकि अगर आप डे ट्रेडर हो तो मोमेंटम चेस करना पसंद करेंगे। तो वो कंडीशनल लेवल रहेगा 990 का। जैसे ही 990 पार कर जाए तुरंत आपको टाटा मोटर्स बाय करना है फॉर टारगेट ऑफ 1024 और 1043। ट्रेड में आप 969 का स्टॉप लॉस पर। जी की तरफ से ये दो शेयर दोनों के दोनों बाई की साइड के और दोनों के दोनों इंडेक्स के पार्ट्स हैं, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स। राहुल जी, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर लगता है कि पैसे बनेंगे, बताइए अपने ट्रेड सर। मेरा एक बैंकिंग सेक्टर में है और एक आईटी में है, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा। तो एक्सिस बैंक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है लास्ट फ्यू डेज से। एक अच्छा बुलिश टेक्निकल पैटर्न से ब्रेकआउट भी हुआ है, तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1190 का और टारगेट होगा 1300 रुपए का। और दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। आईटी फाइनली 2 साल के बाद एक बेयर मार्केट से निकल रहा है और वेरी स्पेसिफिक नेम्स। लास्ट वीक मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज रेकमेंड किया था, इस वीक टेक महिंद्रा रेकमेंड कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 1410 के ऊपर लॉन्ग जाइएगा, 1393 पे चल रहा है, तो 1% का अपमूव के बाद लॉन्ग जाइएगा। स्टॉप लॉस 1390 का होगा, तो छोटा सा स्टॉप लॉस 1.5% का और टारगेट होगा 1440 का। तो टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। एक चीज़ अच्छी से देख पा रहे होंगे कि तीनों मेहमानों ने किसी को भी कैश का स्टॉक नहीं दिया। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स फ्यूचर्स के शेयर्स टॉप 50 काउंटर्स, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा टॉप 50 काउंटर्स, ग्रासिम, एबी कैपिटल टॉप 50 काउंटर्स। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप से जब भी कोई डिप आने की तैयारी होती है ना, तो फर्स्ट साइन वहीं से दिखने लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सारे के सारे कोर और इंडिविजुअल चल रहे हैं। इंडिविजुअल कैसे? आज आप देखो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा मिला है, जबकि अगर आप यूएस मार्केट्स के अंदर देखोगे तो आप इन्वीडिया को छोड़ दो तो इसके अलावा कोई बहुत अच्छे नंबर्स या बहुत अच्छी कमेंट्री वहाँ से कम आईटी को लेकर नहीं है, कम से कम नहीं है। ठीक, दूसरा पॉइंट, एक्सेस आपको मिला है, ग्रासिम मिला है, दोनों ही फेवरेबल्स रहेगा मार्केट के। एक्सिस बैंक तो आपको पता है बैंकिंग के अंदर सबसे वैल्यूएबल असेट के तौर पर बोला जाता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसी और एक्सिस में चॉइस करनी हो ना तो पहले एक्सिस पकड़ो, एचडीएफसी ना पकड़ो, ऐसा बोल रहे हैं सब मार्केट में। दूसरा पॉइंट, ग्रासिम आपको पता है सीमेंट के अंदर क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है। कल चेक कर लो, इंडिया सीमेंट, रामको, ग्रासिम, अल्ट्रा सब चेक करो, हो सकता है कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आज भी आ जाए। तो सभी के सभी शेयर्स कायदे के हैं, अच्छे शेयर्स हैं। और एवी ग्रुप का भी एक शेयर है, एवी कैपिटल। तो ये सभी के सभी शेयर्स का फ़ायदा आप भरपूर उठाइएगा। एक और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो हर दिन अमूमन हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे हम बहुत फ़ायदा लेते हैं, उनके इंटेलिजेंस का और उनके सौम्यपन का, उनके शांति का। मार्केट के अंदर चाहे 2000 पॉइंट ऊपर हो रहा है या 2000 पॉइंट नीचे हो रहा, वो अपने सौम्यता और अपनी शांति को बिल्कुल भंग नहीं होने देते। भगवान शिव की तरह सदा शिव शंभो एक समान स्थिति में रहते हैं। उनका नाम है संतोष मीना। संतोष जी, आपका नाम भी बहुत प्यारा है और वही छलक है आपके पूरे चेहरे पे। संतोष, कितना संतोष आपके चेहरे में। को आपको देख के ऐसा लगता है कि किसी को शांति पानी हो तो आपके जैसी पाई जाए। और ये मैं योग की तस्वीरें देख पा रहा हूँ सर आप इसको रोज करते हैं क्या योग? यस टिम्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मैं डेली नॉर्मली योगा तो नहीं, एटलीस्ट मेडिटेशन तो डेली मैं करता हूँ। मॉर्निंग 4:30 मेरा शेड्यूल है उठने का। यस, एंड मार्केट की बात करें तो यस, मार्केट का भी मूड अच्छा है। और मैं स्टॉक्स की बात कर लूँ पहले तो सभी में हम एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स सबके रेडार पर है। मेरे रेडार पे भी एक आईटी स्टॉक्स है, परसिस्टेंट सिस्टम। आपने जैसा कहा ओवरनाइट ऐसा कोई क्यूज नहीं है, एक्सेंचर के नतीजे आए हैं
जो कुछ पैरामीटर्स पे ऐसे तो इनलाइन दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्री वगैरह पॉजिटिव है, स्पेशली एआई को लेकर, और गाइडेंस उन्होंने कुछ जगह ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गाइडेंस कम किया है, पर उन्होंने गाइडेंस को नैरो किया है, कम नहीं किया है, और स्टॉक कल ओवर द नाइट चला है, तो मुझे लगता है उसका आज रिपल इफेक्ट आईटी काउंटर्स में देखने को मिलेगा। और टेक्निकली भी यहाँ पर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। परसिस्टेंट सिस्टम को खरीदारी करना चाहिए। 4100 का टारगेट रहेगा, 3830 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा काउंटर है मारिको। मुझे लगता है कि हमने बीच में एक एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी देखी थी, पिछले 4-5 दिनों से कूल ऑफ देखा। अब मुझे लगता है फिर से यहाँ से एक मोमेंटम बढ़ते दिखेगा। मारिको ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, फिर से चलने को तैयार है। तो 650 टारगेट रहेगा, 616 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैरिको आपका ट्रेड हो गया, परसिस्टेंट आपका ट्रेड हो गया, दोनों सौदे आपके स्क्रीन पर हमने दिखाई दिया, आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। जैसे आज सभी लोगों ने नोटिस किया कि आईटी का एक एक शेयर सबने डाला है, टेक महिंद्रा डाला, इन्फोसिस डाला, परसिस्टेंट डाला, तो एक कॉमन कंसेंसस बन रहा है कि शायद आईटी चल सकता है। आईटी चलेगा तो वेटेज चलेगा, तो निफ्टी को जल्दी जल्दी गिरेगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा मार्केट खुलने के बाद जहां पे मौका मिले वहीं सौदा प्लस कीजिएगा। संतोष सर, अभी आपने अपनी बात में बताया सुबह 4:30 बजे उठ जाते हो, ये सर रोज उठते हो क्या 4:30 बजे? मतलब सोमवार से लेके रविवार तक? यस दिन पे मेरा शेड्यूल है 4 से 5 के बीच में मोस्टली मैं उठ जाता हूँ, और बाय 7 AM में ऑफिस में रहता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो सर आप? कहा यह जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है ना, वो गजब का बुद्धिमान होता है और उसके अंदर प्रतिभा बहुत ज़बरदस्त आती है। हम तो चाह कर भी नहीं उठ पाते 4:30 बजे। मैं तो सरेंडर करता हूँ उस मामले में, मेरे को उठते उठते 5:30 बज जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि जो 4:30 बजे 4 बजे के आसपास उठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उसका कहना ही क्या, सारी शक्तियाँ उनके साथ में काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये लेसन दिया। कम देखो, साल में एक दिन ऐसा मिल जाता है जब आपसे इस तरह की बातचीत हो पाती है और पता लग पाता है कि कितने प्रतिभावान हो। नहीं तो अभी तक हम यही समझते थे संतोष सर से शेयर्स देखते होंगे और मस्त रहते होंगे, लेकिन आज पता लगता है सुबह 4:30 बजे उठ के क्या किया जाता है, मेडिटेशन। तो ये सीखने को भी आपसे मिलता है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छे से हम आपसे सारी चीज़ समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ना केवल हमारे पार्टिसिपेंट्स बल्कि हमारे को एंकर्स को भी योग करने का बहुत ही अच्छा उनका अनुभव भी है और उनका शौक़ भी है। सृष्टि को तो कोई देख के भी, अच्छा सृष्टि चाहे योग करे ना भी करे, इनको कोई भी आदमी देख के कह देगा तो योग करती हैं। और ऐसे अभिषेक जी हमारे ये भी योग के महारथी हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको सुन रहा था, बता रहे थे ये गोमुख आसन करते हैं। तो गोमुख आसन वैसे भी प्रकृति के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और हवामान के हिसाब से अच्छा है। जगह कम में आराम से आसन होने वाला है। और एक गोमुख आसन की कुछ एक तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जो हमारे एंकर्स भी करते हैं। मैं अपनी तस्वीर इसलिए नहीं भेज पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं योग 2 रोज़ नहीं कर पाता। मेरे को तो जब भी मौका मिलता है, मैं थोड़ा बाय नेचर एथलीट हूँ, तो मैं थोड़ा दौड़ने में और इस सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं अपनी दिखाने के लिए। लेकिन अभिषेक जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये अभिषेक जी, ये गोमुख आसन है, इस आसन को क्या कहते हैं? जी डिम्पी, इसको गोमुखासन कहते हैं, क्योंकि इसमें गाय के समान का मुख बनता है पैरों से, और हाथ जो ऊपर जाते हैं पीठ के पीछे, फिर उनसे थोड़े कानों की आकृति बन जाती है, इसलिए इसको गोमुखासन करते हैं। और किसी को अगर पीठ की प्रॉब्लम है, वो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी दिक्कत हो, शरीर में लचीलापन ना हो, तो ख़ास तौर से हम जैसे लोगों के लिए जो कुर्सी पर बैठे बैठे पीठ कट जाती है, उनके लिए ये ठीक रहता है। तो ये गोमुखासन है। ये बहुत बढ़िया। तो ये आसन हेल्दी और वेल्दी दोनों रहिए, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। सृष्टि जी, आप तो कोई आसन नहीं करते होंगे, आप तो सिर्फ तो डाइटिंग से ही काम चल जाता होगा आपका तो। नहीं डिम्पी जी, हाँ रोज योगा तो नहीं कर पाती, पर हाँ सूर्य नमस्कार जब भी पॉसिबल हो पाता है तब करती हूँ। पर जी हाँ, मैं दिन के 3 से 4 किलोमीटर वॉक जरूर करती हूँ, तो कम से कम एटलीस्ट वो मुझे फिट रहने में मदद जरूर करता है। ठीक है, ठीक है, तो डन। तो आप फिट रहिए और हेल्दी और वेल्दी रहिए। अब मेरे साथ शरद जुड़ रहे हैं, शरद को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं आज उनके पास खबरों वाले शेयर कौन से हैं। शरद जी नमस्ते। अच्छा शरद भाई, एक बात बताइए, बंगाली में जब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्कार ऐसे बोलते हैं क्या, कुछ और बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, नमस्कार ही बोलते हैं, कैमो नाचो भी बोलते हैं, मतलब आप कैसे हैं। लेकिन अब बोलते हैं खबरों वाले शेयर्स कैसे हैं, वो इस पे फोकस कर लेते हैं ना। आज जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि S&P में, BSE के सेंसेक्स में जो है आने वाले हैं अदानी पोर्ट्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट होने वाला है। अगर इन्फ्लो की बात करें तो ये लगभग $259 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा, और विप्रो की बात करें तो आउटफ्लो रहेगा लगभग $170 मिलियन का। तो
तो इस पे जो है ज़रूर आप फोकस रखेगा। लेकिन जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 24 जून को आने वाली है। आज एस्टर डीएम भी फोकस में रहेगा और हमने देखा पिछले 2 दिन में 7 से 8 बड़े ब्लॉक डील हुए। आज एस्टर डीएम में भी ब्लॉक डील है। यहाँ पे एफआई ओलंपस कैपिटल पूरा 10% स्टेक का एग्जिट करने वाला है, जहाँ पे जो स्टेक है 1670 करोड़ रुपए का हो सकता है और जो प्राइसिंग है 7% डिस्काउंट पे है। आज आईटी कंपनीज में भी जो है तेज़ी देखने मिल सकती है, जैसे कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि एसेंचर के नतीजे जो है लार्जली इनलाइन आए थे, लेकिन जो गाइडेंस है स्पेशली एआई रिलेटेड बुकिंग्स वो अनुमान से बेहतर आए हैं और जो फुल ईयर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसके गाइडेंस को, जो रेंज को उन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो लोअर बैंड रेंज है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 1% था, वो बढ़ा के 1.5% कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स एसेंचर स्टॉक्स में भी जो है फोकस रखिए और याद रखिए खास करके आईटी स्टॉक्स में जो एआई रिलेटेड ऑर्डर जो मिल रहे हैं पिछले 1 महीने से, उसके कारण स्टॉक्स में भी तेज़ी आ रही है, बट ये जो है वन ऑफ देखने मिल रहे हैं। हमारा राजा बैटरी में जो है उन्होंने डबल कर दिया स्टेक यूरोपियन बैटरी टेक कंपनी इनबोट में, जहां पे लगभग 180 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। कल शाम को गल्फ ऑयल का एक एनालिस्ट डे मीटिंग था और 3 अहम बात सामने आती है वहाँ से। सबसे पहला कि जो कोर एबिटा मार्जिन है वो 14% से ज़्यादा का अनुमान है आगे जाते हुए। B2B सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा और वो टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट शेयर 10 से लेके 12% हो। अभी करेंटली 6 से लेके 8% पे उनके ओवरऑल लुब्रिकेंट मार्केट में है। और हाल ही में हमने देखा था स्टॉक में तेज़ी आई थी जब से उनकी जो ईवी फ्लूइड्स की अनाउंसमेंट्स आ रही थी और ऑर्डर विन मिल रहे थे, उसके कारण स्टॉक में री रेटिंग हुई थी। जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन आया है। सेबी ने बार किया है कंपनी को कि अब वो पब्लिक इश्यूज जो एनसीडीज़ के, उसके लीड इशू मैनेजर नहीं बनेंगे मार्च 2025 तक। और ऑफ कोर्स एक रेगुलेटर आरबीआई ने भी जो है उन्होंने कहा था कि कंपनी जो है कोई भी फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर और डिवेंचर्स नहीं करेंगी, और ये जो पाबंदी थी अराउंड 1 से 2 महीना पहले लगी थी। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी 1000 करोड़ का राजस्थान हाईवेज का प्रोजेक्ट में कंप्लीशन आ गया है। येस बैंक को नोट कर लीजिए, 25 जून को इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पे वो फंड रेज करेंगे डेट के ज़रिए। 700 करोड़ की एक कंपनी है रत्नावीर प्रेसिजन, यहाँ पे कंपनी को अलाउ किया गया है 95 करोड़ रुपीज़ का प्रेफरेंशियल शेयर्स का इशू का, और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग 28 जून को रहने वाली है, तो इस स्टॉक को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो वो स्टेनलेस स्टील सप्लाई करने वाले 100 मेड इन इंडिया फ्रेट वैगन्स को लेके मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक एक अफ्रीका की देश है। लेकिन इसके अलावा 2 अहम ब्लॉक डील्स हुए थे कल जो आपको ज़रूर रडार में रखना चाहिए। सबसे पहला है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। यहाँ पे पुरिंजू वेलियात की कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस ने 0.5% स्टीक ली है और वही बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी लगभग 34 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। और आखिर में मैं एक कंपनी है हीरोबैग करंट, 1000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है जो बेसिकली सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का पीयर है। वहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने 0.5% स्टेक ले लिए 5 करोड़ रुपए के लिए। तो इन दोनों स्टॉक्स को भी जो है रडार में ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे एक्शन आज भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे खबरों वाले शेयर्स जहां पे रखनी है नजर। पर इसके अलावा आइए समझते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, कहां पे आई हैं ब्रोकरेज कॉल्स, और ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिकाजी के साथ, क्योंकि नुवामा ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 885 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे आगे जाके इंडस्ट्री ट्रेंड्स की वजह से अच्छा ग्रोथ जो है वो कंपनी में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम केपेक्स की बात करें तो मेजर केपेक्स जो है वो हो चुका है कंपनी में, और इसी के चलते हुए ROCE जो है वो आगे जाके 32% तक का हो सकता है FY27 तक। इसी के साथ साथ उनका मानना है कि बिकाजी फिलहाल के लिए एक स्वीट स्पॉट पे है और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू आ रहा है इस कंपनी के ऊपर। अगली बात करते हैं वायर्स एंड केबल सेगमेंट की, जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने कुछ कंपनीज के जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब की, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के 7100 रुपीज़ का दिया है, और KEI इंडस्ट्रीज़ में भी ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 3690 रुपीज़ का दिया है, और बाय रेटिंग जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है। उनका मानना है कि कहीं पे कॉपर प्राइजेस में चेंजेस हुए हैं, जो कॉपर प्राइजेस बढ़े हैं उसकी वजह से रेवेन्यू में भी एक अपटिक हमें इन कंपनीज में देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं इंड्योरेंस टेक की, क्योंकि सिटी ने अभी यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3000 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि आगे जाके रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर्स है कंपनी में। एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस पे मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी बात करें तो अच्छे लेवल पे है कंपनी का, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू इस कंपनी पे भी आ रहा है सिटी की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं एस्ट्रल की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2370 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना है कि आगे जाके उनको कई सारे जो टेलविंड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे अगर बात करें कि
एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगी थी CPCB रेजिन्स पे, इसी के साथ साथ उनका एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आगे जाके PVC में भी एक एंटी डंपिंग ड्यूटी हमें देखने को मिल सकती है। एक क्वालिटी कंट्रोल भी इम्पोज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है PVC सेगमेंट में, और इसी के चलते हुए और लोकल PVC की प्राइजेस की भी है वो भी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसी के सबके चलते हुए उन्होंने जो बुलिश व्यू है वो बरकरार रखा है एस्ट्रल के लिए। तो आगे जाके ये सब कंपनीज में नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस की तरफ से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, अब हमारे साथ निकुंज सर जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे समझना चाहेंगे क्या आप भी योगा करते हैं, क्या आप भी उसके फॉलोअर हैं? आपको देख के तो लगता है, क्योंकि आप काफ़ी फिट रहते हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बातें भी आपकी उसी विचारधारा मेडिटेशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपसे समझना थोड़ा चाहेंगे। बहुत ट्राई करते हैं, रेगुलर तो नहीं हो, थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर करता हूँ, बचपन से देखा है, सीखा है, तो आसन आते हैं। पर वो कहते हैं ना कि योगा का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वह है डिसिप्लिन। तो मूल मंत्र पता है, मगर शायद रियल लाइफ में मैं फॉलो नहीं करता हूँ। आता है मगर रेगुलरली नहीं करता हूँ। पर सर, डिसिप्लिन सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉलो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है अपने आइडियाज़ पे। तो जितने अलग तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्योंकि आप इतने सालों से मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, योगा भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने अलग तरीके के जो कोई SIP इन्वेस्टर है या फिर कोई डे ट्रेडर है, उनके लिए कुछ आसन आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको इस तरीके के आसन करने चाहिए और इस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए, SIP इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोचता है, और लॉन्ग टर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बॉडी को रिलैक्स करना, धैर्य रखना। तो वह तो सबसे इजी है, जिसे हम कहते हैं शवासन। आप लॉन्ग टर्म में हमेशा सोचते हैं शांत रहिए, मार्केट ऊपर नीचे आता रहता है। अगर आपकी SIP 2010 से चल रही है, तो 2010 के बाद आपने उसके अंदर टेपर टैंट्रम देखा है, आपने उसके अंदर कोविड देखा है, आपने बेयर मार्केट देखा है, आपने बुल मार्केट देखा है। मगर आप अगर निरंतर लगे रहे तो उस SIP में आपका जो मूल्यांकन था, आपका जो वैल्यूएशन है, काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न मिला है। सेकंड, मुझे लगता है कि इस समय अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं इस समय एक प्रकार का, योगा की हम पोजेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शीर्षासन के पोज में समय कि इस समय ज़्यादा लंबे वो टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि शीर्षासन जब आप करते हो तो एकदम उल्टे हो जाते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो रुख है इस समय चल रही है, एकदम शीर्षासन की तरह चल रही है, जहाँ पे जब वो चलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर जब गिरते हैं तो वहाँ धड़ाले से गिर जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा। तीसरा, मुझे लगता है कि अगर आप एक केपेक्स, और अगर आप केपेक्स, और फिर अगर आप सो कॉल्ड इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स या पॉलिसी रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए बिकॉज आपको अब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, योगा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस जाना, पोर्टफोलियो में भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस जाना। तो मेरा मानना है कि केपेक्स स्टॉक्स के अंदर इस समय आपको अवेयरनेस रखनी चाहिए। आपको इसलिए अवेयरनेस रखनी चाहिए बिकॉज नॉट ऑल केपेक्स स्टॉक्स विल मेक मनी, फ्यू विल कंटिन्यू टू मेक मनी, पर अगर आपकी अवेयरनेस रहेगी तो आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। गुड मॉर्निंग निकुंज सर। पहले सर जरा मैं मार्केट्स पे आना चाहता हूँ। इस समय आप मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं, जब हमने सभी सेगमेंट्स को ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा है, सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और ये यूफोरिया भी है मार्केट के अंदर, जो शायद अभी आप जिसके बारे में कहना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाओ आप। टिम्पी, देखिए, हम जब भारतीय मार्केट की बात करते हैं उससे पहले हमें ग्लोबल मार्केट्स पे भी नज़र रखनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स खुले थे, छुट्टी के बाद खुले थे, तो उनके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा इस समय तेज़ी का रुख है। तो ग्लोबली चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ग्लोबली क्रूड नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई समस्या नहीं है, और सबका मानना 1, 2 या 3 रेट कट तो इस साल में आने वाले हैं। तो जब हम भारतीय मार्केट की बात करते हैं, हमें ग्लोबल मार्केट को देखना चाहिए, और ग्लोबल मार्केट इस समय अच्छे लग रहे हैं। अब भारतीय मार्केट के आइसोलेशन में बात करें, देखिए, मार्केट जब मोमेंटम में रहता है तो हम ये बोलना बहुत मुश्किल है कि मार्केट कहाँ जा कर के रुकेगा, क्यों जा कर के रुकेगा, और क्या ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं।
मेरा ज़रूर मानना है कि इस समय स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर हमने जो 4 जून से जो उछाल देखा है वो काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है। हो सकता है कि उछाल में या तो अंकुश लगे या फिर टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर आपको ज़्यादा बड़े कमिटमेंट्स बढ़ाने चाहिए। अगर आपके कमिटमेंट्स हैं आप रखिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए, मगर आपको बड़े कमिटमेंट्स और ख़ास करके लेवरेज कमिटमेंट्स इस समय नहीं करने चाहिए। तीसरा, इस समय मार्केट के अंदर मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी बात कर चुके हैं डिफेंसिव्स की या कंजम्पशन की, मुझे लग रहा है नए थीम्स आने वाले हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार इस समय डोमेस्टिक कंजम्पशन को रिवाइव करेगी, भले वो रूरल स्पेंडिंग बढ़ाए, टैक्स रेट्स कम करे, मॉनसून अच्छा आ रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि लो इन्फ्लेशन की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। तो मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स हैं उस पर नज़र रखिए। हिस्टोरिकली हम हमेशा बोलते थे जी कंजम्पशन मतलब HUL, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो एक ईजी वैसा करना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर स्टेपल्स महंगे हैं। तो मुझे कंजम्पशन डिमांड आती वापस लग रही है, मगर मुझे लगता है जो कंजम्पशन डिमांड आएगी वो नए क्षेत्रों में आएगी, टूरिज्म, QSR, फूड डिलीवरी, मिड टियर रियल एस्टेट। तो इन क्षेत्रों में नज़र रखिए जो कि इनडायरेक्टली कंजम्पशन से बेनिफिट होंगी। ठीक है निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं भी सर आपको। सर, रिपोर्ट्स भी आई हैं JP मॉर्गन की, मैक्वायरी की, और ये भी वो कह रहे हैं कि लोगों की आय बढ़ेगी। जिस तरह से MSP सरकार ने बढ़ाया है, बजट में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की भी उम्मीद करके हुए चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी बना रहेगा और ये सही भाव पर, सही वैल्यूएशन पर स्टॉक्स भी हैं? नहीं, देखिए, कंजम्पशन तो एक हॉलमार्क है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान की इकॉनमी चलेगी, पर कैपिटा बढ़ेगी तो कंजम्पशन हमेशा चलता रहेगा। तो कंजम्पशन तो जिसे हम कहते हैं कि एक एवरग्रीन थीम है और वो एवरग्रीन थीम बना रहेगा। समझना ये है कि एक हिस्टोरिकल तरीके से आप कंजम्पशन स्टॉक्स पे बैट करते थे, वो होते थे HUL या फिर ITC या फिर ब्रिटानिया, जिसे हम कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं, वो महंगे हैं। फिर आता है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन ये होता है जी आप वहाँ स्पेंड करते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं, मगर आप स्पेंड जब करेंगे जब आपके पास ऑप्शन टू स्पेंड होती है, ना कि कंपल्शन टू स्पेंड। FMCG प्रोडक्ट के अंदर आपको कंपल्शन टू स्पेंड होती है। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, कंपल्शन टू स्पेंड है। डिस्क्रिशनरी के अंदर आपके पास कंजम्पशन की ताकत जब आती है तो आप चॉइस करते हैं आपको कहाँ खर्चा करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप ट्रेन टिकट लें, रेलवे आप प्लेन टिकट ना लें। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है कि आप बाहर जाकर खाना ना खाएं। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो हो सकता है आप अपनी बाइक को या फिर अपने 2 व्हीलर को अपग्रेड ना करें। तो मुझे लग रहा है डिस्क्रिशनरी एंड पर नज़र रखें और लो टिकट कंजम्पशन पे नज़र रखें। लो टिकट का मतलब ये हो गया जी QSR है, अगर थोड़ा पैसा वापस आता है तो आप ट्रैवल, QSR, ईटिंग आउट, फूड डाइनिंग, एयर ट्रैवल, लो टिकट कंजम्पशन आइटम पे नज़र रखें जो कि डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में है। ऑलराइट, तो ये हो गई कंजम्पशन से जुड़ी बात। और निकुंज सर, कुछ समय पहले भी हमने ये थीम को डिस्कस किया था और आपने तब वाइट गुड काउंटर्स जैसे कि हैवल्स और इन सब की के बारे में बताया था कि चाइना और इंडिया मार्केट में कितनी डिस्पैरिटी है, और उसके बाद ये सभी स्टॉक्स ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने भी उससे बेनिफिट लिया होगा। पर क्विकली आपको हम थैंक यू बोले उससे पहले एक बार IT स्पेस पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे आए, एक पॉजिटिव रीड थ्रू मिलता है सभी इंडियन IT कंपनीज को, बट जिस तरीके की उनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, क्या IT फिर से भरोसा वापस आ रहा है या अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है? देखिए, IT के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखें एक्सेंचर ने गाइडेंस काटी है, स्टॉक ऊपर है। इसका प्रमुख कारण है कि गाइडेंस के अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी AI की ऑर्डर बुक बढ़ रही है। अगर एक्सेंचर की AI की ऑर्डर बुक बढ़ रही है तो सबका यह मानना है कि भाई वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस था जिसमें स्लो डाउन आ रहा है, क्या वह कम हो रहा है, क्या AI बिजनेस आ रहा है। IT कंपनीज की एक समस्या है, AI उनको मार रहा है और उसकी वजह से उनको मार पड़ रही है। तो क्या वो मार पड़ती रहेगी और क्या वो मार आगे पड़ती रहेगी? अगर एक्सेंचर की AI बुक बढ़ रही है तो क्या AI वापस आ रहा है? तो एक बात वह है। दूसरा, आप सबका मानना है कि अगर AI बुक बढ़ती है तो साल के एंड तक ये जो करेंगे वह शायद बेटर होगा, और जो ग्रोथ है वह यहाँ से करीब 1.5 से 2% बढ़ सकती है, और लार्ज बेस एक्सेंचर में काफ़ी मायने रखती है। इसकी वजह से स्टॉक ऊपर गया। मगर मेरा मानना अलग है। मेरा यह मानना है कि इस समय मार्केट के अंदर आपके पास कई ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ बेटर लग रही है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। जैसे हमने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करी, फार्मा की बात करी। IT अभी भी एक सिंगल डिजिट ग्रोथ का सेक्टर है और P मल्टीपल हिस्टोरिकल एवरेजेस से ज़्यादा है। तो इनके अंदर जो भी रैली आएगी वो मुझे लगता है कि आपको
आईटी सर्विसेज की बात मैं कर रहा हूँ, उनके अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत टर्न अराउंड कुछ आने वाला है। आई थिंक इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द टर्न इन आईटी रादर देन प्रीएम्प्टिंग द टर्न, बिकॉज आईटी कंपनीज हमें 3 साल से बोल रही हैं जी हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, मगर डेटा और कुछ बताता है। मगर आईटी के अंदर एक भाग और होता है जिसे हम बोलते हैं नीश आईटी कंपनीज। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखिए मैप माई इंडिया, अब मैप माई इंडिया कल 20% ऊपर था। क्यों ऊपर था जी? अच्छे खासे अपग्रेड्स आए हैं और मैप माई इंडिया आईटी है मगर एक आईटी प्रोडक्ट के अंदर है। क्विक हील की आप बात करें, पिछले 3-4 दिन के अंदर क्विक हील के मैं स्टॉक्स देख रहा, क्या प्राइस में देख रहा था, करीब 15-20% ऊपर चल रहा है। कि मैप माई इंडिया कल 20% ऊपर था, क्विक हील ऊपर था। तो मुझे लगता है कि आपको आईटी के अंदर नीश आईटी कंपनीज में ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अब ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कई कंपनियां इस समय लिस्ट हो चुकी हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऑलराइट, तो आईटी में नीश आईटी पे फोकस रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर आज जुड़ने के लिए, और सारी फिर निकुंज की नज़र में तमाम सेक्टर्स पे हमें गाइड करने के लिए। पर इसके अंदर भी एक सेगमेंट ऐसा है जो भी बहुत बढ़िया से चला, वो सेगमेंट है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का। स्नेहा पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। एंड योग दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आई होप आप योग करते होंगे, अगर नहीं करते तो आज मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए लेसन है कि भैया थोड़ा थोड़ा योग ज़रूर शुरू किया जाए। अच्छा स्नेहा, मेरे को एक चीज़ आपसे पता करनी है, ये जो फर्टिलाइज़र और केमिकल्स वाले शेयर्स हैं कल बहुत अच्छे चले, आरसीएफ में तो बाकायदा सर्किट तक लग गया। आप हमको ये बताएंगे और चल सकते हैं क्या? क्योंकि बजट में या जीएसटी की काउंसिल में, दोनों में ट्रिगर है। जीएसटी की काउंसिल कहती है कि जीएसटी हटाएंगे, बजट में ट्रिगर है कि किसानों को और थोड़ी फैसिलिटेट किया जाएगा। जी गुड मॉर्निंग और योग दिवस की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा आपने कहा कि एग्रोकेमिकल स्पेस में एक्चुअली बहुत ट्रैक्शन है, दोनों ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। कल जीएसटी की मीटिंग है जहां पे जीएसटी हटाने की बात चल रही है या रिड्यूस करने की बात चल रही है, और वहीं बजट में हायर एलोकेशन एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पीएम किसान योजना के अंडर अभी गवर्नमेंट ने हायर एलोकेशन भी किया है और एमएसपी प्राइसेस भी बढ़ाई हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं मॉनसून भी एक अच्छी शुरुआत हुई है मॉनसून की। तो ये काफ़ी फैक्टर्स है जो कि हमें एग्रोकेमिकल स्पेस पे काफ़ी बुलिश बनाता है। आप ओवरऑल डिमांड की भी बात करोगे तो अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ डीस्टॉकिंग भी हुआ है। तो वहाँ से बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी एसेट लाइट मॉडल फॉलो होता है, तो वहाँ पे डीस्टॉकिंग के कारण रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है। एंड क्योंकि वो आउटसोर्स करते हैं तो इंडियन प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ से हमें आउटसोर्सिंग के लिए मौके खुलते हैं। तो एग्रोकेमिकल स्पेस एक बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। एंड लास्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं किया था इस स्पेस ने, तो एक लो बेस इफेक्ट भी है। ये सभी मध्य माने फैक्ट्स को रखते हुए हम बोल सकते हैं कि अभी आगे इसमें और भी स्टीम बाकी है। एटलीस्ट यहाँ से एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अभी और एक आनी चाहिए। तो इस स्पेस में हम पीआई इंडस्ट्रीज और कोरोमंडल जैसी कंपनीज पे काफी बुलिश है। तो आप पीआई इंडस्ट्रीज पे, कोरोमंडल पे काफ़ी बुलिश हैं। कल का मूवमेंट देखने के बाद लग ही रहा है कि शायद अभी और भी दम है इनमें, क्योंकि वॉल्यूम वगैरह काफ़ी अच्छा था। एक दो चीज़ें और ज़रा समझ लेते हैं मार्केट के अंदर कि कैसे ट्रेड किया जाए। मैं ज़रा अपने दूसरे मेहमान के पास आता हूँ, अंशुल जैन के पास। अंशुल जैन, मेरे को ना बजट तक कुछ थीम और पसंद आती हैं। जैसे फर्टिलाइज़र तो चल रहा है, ये और भी चल सकता है, लेकिन दूसरी थीम है मेरे को लगता है वो है शूज़, जूते से जुड़ी हुई कंपनीज। सरकार छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को उठा के ऊपर करेगी। अब एक दो कंपनीज नहीं बल्कि 4-5 बड़ी कंपनीज लिस्टेड है इसमें। मिर्ज़ा है, खादिम है, बाटा है, एक दो कंपनीज मेट्रो ब्रांड है, एक दो के तो नाम मेरे को याद भी नहीं है। तो इतने बड़े ब्रांड्स हैं। आप ना सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनीज को चेक करो। मैंने आपके लिए छांट के लिए आसान कर दिया काम। पहला खादिम को चेक करो, दूसरा बाटा इंडिया को चेक करो। मैं बजट तक रखना चाहता हूँ, मेरा अपना टारगेट है 20% खादिम में, 10% बाटा में। बताओ सर, चलेगा कि नहीं? बिल्कुल डिम्पी जी, खादिम बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है। इसमें मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था जिसको 7-8 महीने इसने कंसोलिडेट करके रीटेस्ट किया है, और करंट मंथ में लग रहा है कि यहाँ से फॉलो थ्रू मूव और ब्रेकआउट मिल जाएगा। जैसे ये स्टॉक 368 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, इसमें एक अपसाइड ट्रिगर होगी जिसका टारगेट 490 के अराउंड रहेगा।
इमीडिएट टारगेट अगर पकड़ेंगे तो स्विंग हाई 428 का रहेगा। तो ये दोनों टारगेट्स के साथ इसको प्रीएम्प्टिव करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लेना चाहिए। 20-30 रुपए ब्रेकआउट का वेट करने का, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट पे टाइटली कॉन्ट्रैक्टेड है। दूसरा, बाटा में भी 4-5 दिन से एकदम टाइट रेंज है और कल ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ से अगर 1472 1475 के ऊपर फॉलो थ्रू मूव मिल जाता है तो बाटा इमीडिएट बेसिस पे प्रीवियस स्विंग हाई 1520 और 1550 ये दो टारगेट लगाएगा। तो बाटा और खादिम दोनों बाई है। इसके अलावा एक कैंपस भी काफी अच्छा लग रहा है। बड़े डाउन ट्रेंड के बाद से स्टॉक ने रिवर्सल किया है, तो यहाँ भी 20-22% की अपमूव मिल सकती है। तो ये तीनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं शू स्पेस से। ठीक है, तो ये 3 के 3 शेयर अंशुल जी की तरफ से। और कल हमने देखा था अभी कि लिबर्टी में या फिर मेट्रो ब्रांड्स में बड़ी तेजी वाला सत्र था, तो फुटवेयर वाले स्टॉक्स कल भी चल रहे थे। अच्छा, एक और शेयर चल रहा था, उस पर अक्षय जी आपसे राय जाना चाहेंगे, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का। बेहतरीन सत्र कल का रहा और अपडेट निकल के फिर आया है कि दिग्गज निवेशक पोरिंजो वेलियथ ने करीब करीब आधे % के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। आधा % बड़ा होता है सर। 13% कल ये शेयर चला है 150 रुपए के ऊपर, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे भी आया। आप ये बताइए कि क्या इसमें स्टीम बनी रहेगी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? जी बिल्कुल, बहुत ही डे ट्रेडिंग का मूव जबरदस्त था कल के इंट्राडे सेशन में। और अगर आप थोड़ा ब्रॉडर चार्ट पैटर्न्स भी इसमें देखें तो जो उसका स्विंग हाई है करीबन 183 के आसपास है, और ये लेवल हमें दिखे थे करीबन दिसंबर के आसपास 2021 में। तो मानना है कि वापस 180 टेस्ट करने के बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। तो बने रहने की राय रखूंगा। अगर कोई मोमेंटम या कल मिस कर गए हो तो भी अभी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक है और 180 आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 140 एक सपोर्ट जोन बन चुका है अभी, तो 135 तक आप स्टॉप बना के 180 के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बने रहे। ठीक है, 180 रुपए के टारगेट के लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में बने रहना चाहिए। कल बैंकिंग के साथ चलने वाला एक और सेक्टर था, वो था मेटल का। हमने देखा था कि टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि इंडेक्स का पार्ट है निफ्टी 50 का, वहां पर तो तेजी रही। लेकिन वेदांता में 5% के बढ़िया मूव्स रहे। 470 रुपए के आसपास का भाव हमने वेदांता के शेयर में देखा। 1000 करोड़ रुपए, हालांकि कंपनी के साइज के हिसाब से ये फंड रेज कुछ ज्यादा नहीं होता है, फिर भी चीजें सुधर रही हैं और कहीं ना कहीं वो कंपनी का इंटेंट दिख भी रहा है। संतोष जी, आप जरा वेदांता चेक करके बताइए। 500 रुपए के ऊपर तो ये शेयर जा चुका है। अच्छा ठीक है, इस पर अंशुल जी आप ही राय दीजिए। वेदांता के शेयर पर 500 रुपए के ऊपर पहले भी गया है, थोड़ा सा नीचे आया है, क्या इसका इस्तेमाल करें? और आप कितनी तेजी देख रहे हैं इस शेयर मौजूदा स्तर से? देखिए, मेटल इंडेक्स में लास्ट वीक इनसाइड बार था जहां से ब्रेकआउट आया है और वेदांता उसको लीड कर रहा है। तो वेदांता में बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 8 दिन की एकदम टाइट रेंज थी 452 से लेके 441, 10 रुपए की टाइट रेंज थी 3% की, और वहां से कल ओपन लो से ब्रेकआउट आया। तो पहला टारगेट तो प्रीवियस मंथ हाई बनता है 493.7 के अराउंड, और उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 524 525 तक जा सकता है। बट मेटल स्टॉक में जो सबसे ज्यादा तेज काउंटर लग रहा है वो है मॉइल। मॉइल में वीकली चार्ट पे 6 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए। इस स्टॉक में कल फ्रेश ब्रेकआउट आया और वीकली ब्रेकआउट 551 के ऊपर है। तो यहाँ से 551 और 551 निकलता है तो 640 तक के टारगेट मिलेंगे। तो पहले हमारी वेदांता टॉपिक थी मेटल्स में, अब मॉइल है। आप रखिए नज़र, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। पर आज गोल्डमैन सैक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वायर्स एंड केबल सेगमेंट पे भी आई है। एक बार अक्षय आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि पॉलीकैब और KIE यहाँ पे दोनों में ही इन्होंने लक्ष्य बढ़ाए हैं, पर इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? जी देखिए, पहले अगर पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ट्रेंड तो मजबूत ही है। बस गए 2 दिन में हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट से ज्यादा ओवर बॉट है स्टॉक। तो एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का दौर है इसमें। मैं कहूँ वापस ये स्टॉक कहीं ना कहीं 6780 से 6800 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बना के वापस रिबाउंड का अटेम्प्ट करेगा। तो अगर आप कोई बाय ऑन डिप वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो पॉलीकैब इंडिया ये सही चॉइस रहेगा, जहां पे आपको 6750 तक स्टॉप लॉस बना के खरीदना है और टारगेट एरिया आपको 7300 तक बनाना है। दूसरी है KEI इंडस्ट्रीज, बराबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। KEI इंडस्ट्रीज, जी हाँ।
KEI इंडस्ट्रीज 422 प्राइस है, और ये भी वापस सबको दोबारा मौके दे रहा है एंट्री करने के, क्योंकि आप डेली प्राइस चार्ट देखें तो इसने करीबन 4375 के स्तर पे एक ब्रेकआउट दिया था कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले, वही स्तर रिटेस्ट हुए। तो अभी ये जो ब्रेकआउट एरियाज है वापस सपोर्ट एरिया बनते हुए दिख रहे हैं। कल भी वही सपोर्ट एरिया से अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में बाउंस देखने को मिली थी। तो KEI इंडस्ट्रीज भी यहाँ से एक पॉसिबल रिबाउंड का कैंडिडेट है। 4800 तक रिबाउंड कर सकता है शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस बनेगा 4200। तो अगर दोनों शेयरों में मुझे चॉइस करना है तो मैं KEI इंडस्ट्रीज को प्रेफर करूंगा। में से एक का चुनाव करना है तो वो होगा KEI इंडस्ट्रीज पर। अंशुल, एक बार आप क्विकली एंड्योरेंस टेक पे भी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग नोट आया है। सिटी का लक्ष्य बढ़ा के 3000 के कर दिए हैं, और कुछ दिनों पहले कंपनी की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी अच्छे उसमें कमेंट्री निकल कर आई, और हमने देखा 3-4 दिन पहले काफ़ी एक स्पाइक भी आया था इस काउंटर में। क्या फिर से उन्हीं स्तरों पे आता हुआ दिखेगा एंड्योरेंस टेक? कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? सृष्टि, जिसमें मंथली चार्ट पे 30 महीने का ब्रेकआउट आया था 1987 पे, जहां से इसने पीक किया था 3061 पे 4 सेशन पहले। जो ऊपरी स्तर से सेलिंग आई थी, जो विग फॉर्मेशन हुई थी डेली चार्ट पे, इसको एब्जॉर्ब करने में अब इसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। तो ये एक रेंज में 2775 से लेके 2575 इस रेंज में 2-3 हफ्ते स्पेंड करेगा। उसके बाद कहीं जाके जब ये विग एब्जॉर्ब हो जाएगी तब इसमें वापस से फ्रेश अपमूव बनेगा और 3240 तक के टारगेट बनेंगे। बट अगले 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा रहा है, ये पक्की बात है, क्योंकि जो विग बनी है वहां पे काफी हेवी अमाउंट से सेलिंग आई थी, उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। तो ये नज़रिया एंड्योरेंस टेक पे। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त तो चला है जानने का 9 बजे के नवरत्न शेयर्स, और रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी लिस्ट लेकर। शरद, बताइए कौन से हैं आज के नवरत्न स्टॉक्स? जी बिल्कुल, सबसे पहले आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, स्पेशली इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो। यहाँ पे एसेंचर के नतीजे आए हैं, और याद रखिए नतीजे लार्जली इनलाइन आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री आई है स्पेशली बुकिंग्स को लेके एआई रिलेटेड, वो अनुमान से बेहतर आया है। अगर फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस की भी बात करें तो ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुई है रेंज वाइज, पर जो लोअर रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऑफकोर्स स्ट्रीट ने भी अच्छा इसका जो है रिजल्ट देखा, और प्री मार्केट ट्रेडिंग आज जो हो रही थी यूएस में, वहाँ पे भी अब देखें तो एसेंचर 9% गया है ऊपर। जेएम फाइनेंशियल हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे जो है सेबी ने बाहर किया है कंपनी को कि वो अब लीड मैनेजर नहीं बन सकते पब्लिक जो डेट इश्यूज है उसको लेकर, और ये पाबंदी मार्च 2025 तक लगाया गया है। हाल ही में आरबीआई ने भी जो है पाबंदी लगाई थी कि कंपनी जो है कोई टाइप का फाइनेंसिंग शेयर या डिबेंचर पे नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। वही येस बैंक के बारे में बात करें तो 25 जून को इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, जहाँ पे फंड रेज पे विचार करेंगे, और ये डेट के जरिए होने वाला है। इसके अलावा रत्नवीर प्रेसिजन जो 700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, यहाँ पे कंपनी कंसिडर करेंगी 95 करोड़ रुपीस रेज करने के लिए प्रेफरेंस इशू के जरिए, और जो बोर्ड मीटिंग है वो 28 जून को होने वाली है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, हमने देखा स्टॉक में कल तेज़ी भी आई थी, और कंपनी जो है यहाँ पे आप जो है 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई है। सबसे पहला परिंजू वेलायत ने जो है लगभग 0.5% स्टेक लिया है उनकी कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस के जरिए, और बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी 34 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। कंपनी की रीब्रांडिंग भी हो रही है, कंपनी अब इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाएगा। हमारा छठवां स्टॉक है ह्यूबैक कोलोरेंट, एक टाइप से स्मॉल कैप कंपनी है जो पिगमेंट्स और डाइज सेगमेंट में है, और सुदर्शन केमिकल का पेयर है। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने 0.5% स्टेक लिए, यानी कि 1 लाख शेयर ऑलमोस्ट ली है, जिसका जो टोटल वैल्यू है 5 करोड़ का है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड ने एंट्री लिया है। आईजीएल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कंपनी जो है फोरे कर सकती है रूफटॉप सोलर और बैटरी रिसाइकलिंग में। कंपनी ऑफकोर्स जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, लेकिन अब जो है नया बिजनेस पे आ रहे हैं, ग्रीन बिजनेस कह रहे हैं, और ये मूव जो है शायद कंपनी को नेट जीरो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। और ये जो प्रपोजल है लाइकली है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाएगा, तो आईजीएल को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। हमारा 8वां स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे हम बात करेंगे बिकाजी के बारे में। नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाई किया है, और जो टारगेट प्राइस रखा है वो 885 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, और वो कहते हैं कि कैपेक्स जो है लार्जली ख़त्म हो चुकी है, एसेट यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो आरओसी के जो आंकड़े हैं वो एक्सपेक्ट करेगी 32% तक छू सकते हैं विद साल 2027 तक। और याद रखिए जो ब्रांड इक्विटी है और जो अच्छी ट्रेंड्स चली है इंडस्ट्री में, उसके कारण जो है उनका एक बुलिश नज़रिया भी देखने मिल रहा है। हमारे जो 8 स्टॉक्स के बाद हमारा आखिरी स्टॉक आता है खबर का सेगमेंट। यहाँ पे कल्पतरू पावर
नहीं, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल माफ़ करेगा, ये स्टॉक जो है फोकस में रहेगा। अब इनको एक लंबा बड़ा और एक ऑर्डर आने वाला है मिडल ईस्ट से। अब ये रहने वाला ऑयल एंड गैस सेगमेंट को लेके। अब याद रखिए ये जो साइनिंग है 1 या 2 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इस महीने में, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं गैस पाइपलाइन के, ये इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए रहेंगे। हाल ही में जो था प्रमोटर्स ने भी ओपन मार्केट में 1000 करोड़ के शेयर्स की बिकवाली की है, और खबर यही आ रही है कि वो अपनी शेयर प्लेज को धीरे धीरे करके घटाने वाले हैं। रफली उनका 31% शेयर प्लेज उनके टोटल प्रमोटर होल्डिंग में भी है। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आपको रडार में आज होने चाहिए। या अच्छे से आपने सारे शेयर्स बता दिए। इसमें से जो 8वां नंबर का शेयर है जिस पे रिपोर्ट आई है बिकाजी फूड्स पे, एक्चुअली हुआ क्या है कि अगर आप एडिबल ऑयल के प्राइसेस देखेंगे ना, तो पिछले 6-8 महीने में ना कोई प्रेशर नहीं था उसके अंदर, और वो टिपिकली एक बड़ा रॉ मटेरियल होता है इन ईटेबल्स वाली कंपनीज़ के अंदर। तो इसलिए बीकाजी के अंदर जो तेज़ी आई है उसमें एक बड़ा कंपोनेंट उसका भी है। हालांकि नुमामा की अपनी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं। लिस्टेड के बाद ये शेयर काफ़ी अच्छे से चला है, लेकिन कल मैं इसी के बारे में पढ़ भी रहा था, तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पता लगा कि अच्छा ये इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट तो एडिबल ऑयल्स का भी है। और आप सिर्फ यही नहीं, आप एडिबल ऑयल से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज़ हैं सिस्टम में, सभी ने एक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिया है। कल मैं वो चेक भी कर रहा था उसके अंदर। खैर एनी हाउ, कुछ हमने स्टॉक्स आपके लिए मैंने निकाल दिए हैं। आप आज इन स्टॉक्स को अच्छे से गौर से देखिएगा। मेरे को लग रहा है बढ़िया चलेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं, अक्षय पी भागवत, स्नेहा पोदार और अंशुल जैन। ये आपको बताते जाएंगे क्या क्या करना है। प्रोड्यूसर साहब आप स्टैंप लगाते जाइएगा, बाय सेल वेट एंड वॉच वट जैसी भी कमांड आई गेस्ट की तरफ से। अक्षय पी भागवत आपसे शुरू कर रहा हूँ। एक IT कंपनी आपने ऑलरेडी दी है इन्फोसिस, मैं आपके सामने रखता हूँ विप्रो। मैं थोड़ा पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ, विप्रो को भी बाय कर सकता हूँ। हाँ कहेंगे तो लगाएंगे बाय के स्टेप, नहीं तो छोड़ेंगे। पोजिशनल है तो मैं कहूंगा जरूर बाय करना है। अच्छा बेस बनाते हुए दिख रहा है 440 के स्तर पे, और यहाँ पे 530 ये स्विंग हाई जो था रिसेंटली दिखा था, वो आपका पहला रेजिस्टेंस है, हल्का सा रेजिस्टेंस है। पर अगर आप निवेशक हो तो आपको 575 के टारगेट के लिए बने रहना है। तो विप्रो 440 के नीचे स्टॉप लगा के पोजिशनल दौर पे आप बाय कर सकते हैं। 75 यानी 575 है। अभी ये शेयर 500 भी नहीं हुआ, तो करीब करीब आपके 78 रुपये हैं कमाने के लिए। यहाँ से इन्वेस्टर हो तो ज़रूर विप्रो के अंदर भी पैसा डाल के रखो, अगर IT का फ्लेवर थोड़ा बहुत भी चाहिए। अंशुल जैन, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। 2 शेयर आपसे पता करूँगा। पहला SRF, ये शेयर चलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वाले सेगमेंट के अंदर अभी भी बहुत जान बाकी है, और SRF चलने को लिए फिर से तैयार है। SRF चल सकता है क्या? 2500, 2505, 10 पार हुआ तो स्पीड से दौड़ेगा 100 रुपया। बिल्कुल डिम्पी जी, एकदम सही लेवल आपने आइडेंटिफाई किया। 32 महीने का पूरा कंसोलिडेशन है। 2505 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। जैसे ही स्टॉक निकलेगा एक हल्का सा स्विंग हाई 2691 पे, वहां रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट इवेंचुअली 32 महीने का अगर बेस ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में 40 से 50% की मूव आना बहुत आसान होती है। तो 3200 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे इसमें, विद रेजिस्टेंस 2687 जो अप्रैल 24 का हाई था। यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा, बट इवेंचुअली 3200 तक स्टॉक जा सकता है। तो स्विंग बेसिस पे लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, स्विंग बेसिस पे लॉन्ग करना चाहिए। 25-5 की वेट कर लीजिए। मेरे को लग रहा है आज ही आज में कर देगा 100 रुपये, तो आज ही आज में चला देगा। SRF आज मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। बाटा इंडिया आज मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। IT कंपनीज आज मेरी वॉच लिस्ट के अंदर है। ये सारे के सारे शेयर्स पे मेरे को लग रहा है काफ़ी दम आएगा। एक और शेयर भी है, बस मेरे को अंशुल जरा जल्दी से बताइएगा। उस शेयर का नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया। 13 रुपये का ही शेयर है, मात्र 13 रुपये का शेयर है। स्टील एक्स इंडिया लिखेंगे ना तो आ जाएगा कोड उसका। ये चल सकता है क्या? मेरे हिसाब से आज कम से कम 10 से 15% चलना चाहिए ये। डिम्पी जी, हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में रहता है। इसमें बहुत जल्दी से 20-22% के मूव्स आते हैं ब्रेकआउट पे, तो ये हमारे हमेशा इंटरेस्ट में रहता है। और अब कंसोलिडेशन के फ्लैग एंड पे एक हैमर बनाया था, फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो इस स्टॉक में 1361 निकलते ही से एक अप मूव ट्रिगर होगी, जिसका टारगेट 15.88 का रहेगा, और उसके ऊपर ये स्टॉक लगभग 18 रुपीज तक जा सकता है। तो हम अपने क्लाइंट्स को जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है इस स्टॉक रिकमेंड करेंगे। 13.97 टू बी प्रिसाइज ये ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा, जो प्रीवियस वीक हाई है। तो 18 रुपये तक का टारगेट है। कुछ कुछ आइडिया वाली फीलिंग आपको दे सकता है शेयर, इसलिए मैंने मार्केट जस्ट खुलने से पहले शेयर का समय लेके आपके सामने बात रखी है। इसमें 50-60 पैसे और वेट कर लो आप,
60-70 पैसे चल गया ना ये शेयर, उसके बाद इस स्पीड से चलेगा। अंशुल खुद कह रही है कि उनकी वॉच लिस्ट में ये शेयर रहता है। मेरे को पता नहीं था सर, अच्छी बात है आपने भी ये नोटिस करवा दिया। SRF, स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बाटा, शूज़ वाले स्टॉक्स, थोड़े मेरे को लगता है शुगर वाले स्टॉक्स भी आज वापस से चलेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सभी शेयर्स में। 2 मिनट बाद मार्केट खुल जाएगा, लेवल्स फ्रीज हो गए, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप ज़रा नोटिस करते जाइएगा। निफ्टी के जो लेवल्स हैं जो आज की ओपनिंग के हैं वो है 94 पॉइंट्स ऊपर। अभी आप गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे 20 पॉइंट ऊपर नहीं चल रहा था, लेकिन मार्केट के अंदर क्या जलवा आपको डिप देने को राजी नहीं है। 57% है, जब FIs लॉन्ग हो जाएगा डिप कैसे आएगा, हम तो वेट ही करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, अभी राहुल जी आपको बता के गए बिना डिप के बाद आपका रिस्क रोड खराब है। अभी अंशुल जैन आपको बता रहे हैं कि कॉशियस स्टांस रखो मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी 94 पॉइंट ऊपर निफ्टी खोला है, तो आप ठगे से महसूस करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो आप जो गैप आ रहा है ना, उस गैप का छोड़ दो, आप छोड़ दो गैप को। मेरे को लगता है गैप के बाद की पोजीशनिंग बनाना मार्केट के लिए थोड़ा मुश्किल है। डिप आने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि ये 94 पॉइंट्स जाने के चांसेस ज़्यादा हैं बजाय इसमें 94 पॉइंट्स और जुड़ने के। एक और वजह भी हो सकती है, वो है IT इंडेक्स। एक बार ज़रा IT इंडेक्स दिखाना। मैं IT की अलग अलग कंपनी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि IT इंडेक्स में ज़्यादातर मेजर कंपनीज आपको दिख जाएंगी। अगर IT इंडेक्स पहले 10-15 मिनट के अंदर स्पीड पकड़े रखता है, अच्छा तो अपडेट ही नहीं हुआ आपके पास, तो 2 शेयर दिखाओ, TCS और इन्फोसिस खाली बस। स्क्रीन पे जल्दी जल्दी फायर करो प्रोड्यूसर साहब, TCS लिखो, TCS, इन्फोसिस भी मारो स्क्रीन पर। तो इन दोनों शेयर्स को ज़रा दिखाओ, 1% है। इन्फोसिस दिखाओ, जल्दी दिखाओ, 2% है। ये 2 ही शेयर हैं आगे, इनकी वेटेज अच्छी है। अगर ये पहले 5 से 10 मिनट के लिए ऊपर रहते हैं तो शायद ये निफ्टी को थोड़ा ऊपर प्रोपेल करेंगे। इसलिए आप देख पा रहे हैं परसेंटेज में आधा है बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी में मात्र 144 पॉइंट की बढ़त है और ये 52,000 को भी नहीं छू रहा बैंक निफ्टी। तो मेरे लिए दोनों के अंदर वेट आउट वॉच करना है। निफ्टी के अंदर आज IT का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा बहुत ये आर्टिफिशियली आपको ऊपर दिखेगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके सावधान रहें, आज आराम से ट्रेड करें। बहुत तेज़ी से प्रीमियम्स ऊपर नीचे गए हुए हैं। केमिकल, फर्टिलाइज़र, शूज़ वाली कंपनीज़, ये लग रहा है आज फिर से इनका दिन बन सकता है। आप स्पेसिफिक होकर काम कीजिएगा। जो तेज़ी से चलेंगे शेयर्स, मैं ज़रा जल्दी से उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मार्केट भी खुल जाएगा 30 सेकंड बाद। आज जो टॉप गेनर्स बनने जाएंगे शुरुआत से ही, वो LTI माइंडट्री 3% गैप के साथ खुल रहा है। इन्फोसिस खुल रहा है, विप्रो भी खुल रहा है, SCL टेक भी खुल रहा है। TCS इन्फोसिस तो मैंने आपको नोटिस करवाई दिया ऑफ स्क्रीन से। कमज़ोर कौन खुल रहा है? टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शेयर कुछ कमज़ोर आपको खुलेंगे। खुलते ही एक्सिस बैंक साल का हाई भी टेस्ट कर देगा। और अगर आप मिड कैप कैटेगरी में जाएंगे तो सबसे बढ़ने वाला शेयर्स बनेगा आज आपका मैप माई इंडिया 5% के सर्किट पे। फैक्ट 3.5% ऊपर बाजार खुला, 1450 शेयर के साथ आज खुल गया, 46 पॉइंट ऊपर खुल गया। जबकि बैंक निफ्टी के अंदर जो पहला टिका आया वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का नहीं था, ये 33 पॉइंट ऊपर है। 23,600 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। इसमें IT की वेटेज भर के है। निफ्टी बैंक आ गया लाल निशान में, सिर्फ और सिर्फ IT की वजह से आज निफ्टी के अंदर रीबैलेंसिंग, जिसको मैं वर्ड रीबैलेंसिंग बोल देता हूँ, थोड़ा रीबैलेंसिंग और रीचेकिंग जैसा हो रहा है। और आज IT इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर है। और मैंने शुरुआत में जब आपको कंपनीज दिखाई तो यही थी। तो US से आया हुआ एक पॉइंट वो आपके लिए आके हेल्प कर रहा है आज IT। अगर आज मेरे से पूछेंगे अगर IT अपनी बढ़त को यहीं रोक देना, सिर्फ यहीं रोक दे, तो आज फिर से बाजार आपको डिप देने की तैयारी कर सकता है। अदरवाइज नहीं रोकेगा तो फिर एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन के बाजार के अंदर और डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा और तेज़ी मार्केट के अंदर बैक टू बैक ला सकता है। बैंक निफ्टी तो अपना काम कर ही रहा है, आज ना पार्टिसिपेट करके वो एक रूम देना चाहता है। बड़ा पैसा तभी मार्केट के अंदर आएगा जब तक डिप नहीं आएगा, नहीं तो बड़ा पैसा मार्केट के अंदर नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों की होल्डिंग्स 50% से कम है, सिर्फ और सिर्फ FIs के दम पर चल रहा है मार्केट। आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। LTI माइंडट्री स्क्रीन पे दिखाइए, इन्फोसिस, BPCL, विप्रो, SCL टेक, इन सब में बढ़त करीब 1 से 1.5% के आसपास की है। ये पहले 5 शेयर प्रोड्यूसर साहब ने फायर भी कर दिए आपके स्क्रीन पर। दिखा दीजिएगा जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS इन्फोसिस तो खैर चेक हो ही गया। HUL भी दिखा दो, एक बार जरा HUL भी दिखा देना, कंजम्पशन का प्ले भी आ जाएगा। और कैपिटल गुड्स से L&T लेके आओ। इन 5 शेयर आपको स्क्रीन पे 6-7 शेयर देख के ये समझ में आ रहा होगा कि अगर IT अगर छोड़ दिया जाए तो IT के अलावा कोई भी शेयर, जो बड़ा शेयर आपके सामने स्क्रीन पर फायर हो रहा है, उसमें से किसी में भी कोई खास दम नहीं है। ठीक, तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। बस मेरे को ये एक पॉइंट आपको नोटिस कराना था, इंक्लूडिंग HDFC बैंक भी
आज आधा 1/4% नीचे है। एक और सेगमेंट आपको मैं दिखाता हूँ हमेशा, वो है अडानी ग्रुप के शेयर्स। हालांकि आज वहाँ पे गिरावट नहीं है तो बढ़त भी नहीं है, ज़्यादातर शेयर्स आपको फ्लैट दिखेंगे। एस्टर डीएम के अंदर 9% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है। ये बड़ी इक्विटी है, बहुत बड़ा हिस्सा है 9%, और अगर बेचा तो उसमें डैम श्योर प्रमोटर का भी हिस्सा ही होगा, क्योंकि 9% वाला इन्वेस्टर होता नहीं है टिपिकली शेयर्स में। अगर होगा भी तो फिर बहुत बड़ा एक प्लेयर होगा जो सिस्टम से बाहर गया है। 345 रुपये का भाव बताया जा रहा है जो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, और वर्थ है करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये इक्विटी का साइज, इक्विटी का भाव, तीनों के तीनों आपके स्क्रीन पर 345 का भाव है। 355 तो भी चल ही रहा है। 345 आज का बेंचमार्किंग रेट हो जाएगा जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, और ये आज तोड़ने पर ही वीक होगा, अदरवाइज नहीं तो वीक नहीं होगा। आ जाते हैं कुछ एक और शेयर्स पे जो शुरुआत में बढ़त दिखाते हुए आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। एक बार जरा आप उनको फटाफट से नोटिस कर लीजिए, फिर हीट मैप आएगा। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ आज आईटी दिख रहा है बढ़ने वाले शेयर्स में। मेरे लिस्ट में पहले टॉप 5 काउंटर्स ही आईटी के हैं, इसके अलावा नहीं है। आईटी की बदौलत 67 पॉइंट ऊपर आज आपको अभी भी निफ्टी आपको आता हुआ दिख रहा होगा, और बैंक निफ्टी अभी भी फ्लैट टू पॉजिटिव होकर ही कामकाज कर रहा है। टेक महिंद्रा ने आज साल का हाई भी टेस्ट कर दिया। जल्दी से मैं 1-2 शेयर आपको और बता देता हूँ। आज फैक्ट के अंदर फिर से तेज़ी है, फर्टिलाइजर वाले शेयर्स के अंदर, परसिस्टेंट के अंदर तेज़ी है, एलटीआई माइंड ट्री के अंदर भी आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो आपकी स्क्रीन पर आज आप देख रहे होंगे, आपको नोटिस मैंने करवा दिए हैं। और इसके अलावा मैंने स्टील मैक्स की बात की थी आपके सामने, तो स्टील मैक्स खुला बढ़िया है, हरे निशान में आपको दिख रहा होगा, 6% ऊपर है। अंशुल जैन नोटिस करवा रहे थे कि ये शेयर अगर चला तो ये बहुत बढ़िया चलेगा। ये 6% ऊपर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा बाटा इंडिया अभी फ्लैट है, देखते हैं क्या होता है। खादिम के अंदर आज 9% की तेज़ी है। खादिम चेकआउट, खादिम आज 9% की तेज़ी है। आज का दिन शूज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है, ध्यान रखिएगा। आज एक इंस्टीट्यूशनल खबर है मेरे पास, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये पता लग रहा है कि वो आज शूज़ वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिप्लॉयमेंट आ सकता है पैसे का, नहीं तो ये ऐसे थोड़ी सब चल रहे हैं। कैंपस भी ध्यान रखिएगा। जल्दी से हिट मैप में दिखा दीजिएगा, फिर मेरे सहयोगी आपको छोटे मझोले शेयर्स और ओपनिंग के ट्रेड आपके सामने रखने लगे। फास्ट स्पीड से दिखाइए हीट मैप को। मेरे को लग रहा है सिर्फ आज आपको स्क्रीन पर हीट मैप के तौर पर आपको दिखेगा सिर्फ आईटी कंपनी स्क्रीन पर ज़्यादा दबदबे के साथ, और थोड़ा बहुत आपको मेटल्स और एनर्जी वाले शेयर्स कमज़ोर दिखेंगे, वो दिख भी रहे हैं, आप देखेंगे। टाटा स्टील की कंपनी, कोल इंडिया एनर्जी का शेयर्स नीचे, और ऊपर की पूरी लाइन, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इसमें से आप जो ऊपर का पूरा हिस्सा देख रहे हैं वो सब के सब आईटी कंपनीज का है। छोटे मझोले शेयर्स आपको पता लग रहे होंगे, स्क्रीन पर अभी पता लग जाएंगे, और उसके बाद फिर आप उनका भी फ़ायदा लीजिएगा, ओपनिंग ट्रेड का भी। शिष्टि जी हाँ, अगर आज इंडेक्स की बात करें तो खुलते ही निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई अपना ज़रूर छुआ, और अभी भी देखें तो लगभग आधे % की वहाँ पे तेज़ी है। पर कई सारे स्टॉक्स और क्लियरली सेक्टर चर्निंग में हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप आईटीज तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, पर मिड कैप आईटी स्पेस और स्मॉल कैप आईटी स्पेस में भी काफ़ी जोश है, जहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड्स, अब देखिए यहाँ पे 6% से ज़्यादा का उछाल है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ कुछ एक और काउंटर्स जो कि नीश आईटी सेगमेंट से, जैसे कि निकुंज अभी हाईलाइट कर रहे थे, क्विक हील, यहाँ पे भी शुरुआती सत्र शुरू होने के बाद ही एक अच्छा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खादिम इंडिया, क्योंकि आप जिक्र भी कर रहे थे इसका, डिम्पी 9% की तब तेजी थी, अब 14% का उछाल जो है ये काउंटर दिखा रहा है। सीई इन्फो सिस्टम्स ध्यान में रखिए, कल 20% का अपर सर्किट था, इसका हाईलाइट निकुंज सर ने भी किया था। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो है लग रहा है बाजार को बहुत पसंद आई है, कल 20% की तेजी, आज 11% का रन अप इस काउंटर में देख रहे हैं। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स, यहाँ पे आज काफी अच्छा जोश है, 11% का यहाँ पे उछाल हम देख पा रहे हैं। और साथ ही जेएनके इंडिया, कुछ दिनों पहले हमने इससे जुड़ी खबर भी आपको बताई थी, इसका मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, 6% का यहाँ पे हम तेजी देख पा रहे हैं। कुछ एक गिरने वाले शेयर्स पे भी आपकी नज़र डाल ले तो आज मद्रास फर्टिलाइजर्स में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हो रही है, यहाँ पे 6% की तेज़ी है। नेशनल फर्टिलाइजर भी 3.5% कमज़ोर है। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर यानी कि आरसीएफ, यहाँ पे भी 2 से 3% की गिरावट है। तो कुछ मोमेंटम वाले जो ट्रेड्स थे, जैसे कि ज़बरदस्त और तूफानी तेज़ी हमने केमिकल और फर्टिलाइजर पैक में देखी थी, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम ऊपरी स्तरों से ज़रूर आते हुए देख रहे हैं। पर ऑल इन ऑल देखें तो आज शायद पूरा जोश और पूरा फोकस जो है अभिषेक आईटी सेक्टर पे ही है। निश्चित तौर पर सारे के सारे आप टॉप 6 अगर आप निफ्टी के गेनर्स देखेंगे
तो सभी आईटी शेयर दिखेंगे और उन्हीं से बाजार को सहारा मिल रहा है। अदरवाइज आप बैंकिंग का मूड देखिए, थोड़ा सा ढीला है 2 दिनों की तेजी के बाद। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये शेयर कमज़ोर है। और एक और शेयर, अगर एचडीएफसी बैंक ना चले, रिलायंस ना चले, अगर आईसीसी बैंक ना चले, तो फिर मुश्किल हो जाता है बाजार का चलना, और बाजार में वो दिख भी रहा है। आईटी पूरी मदद कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर मैप में इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम 2800 रुपये का टारगेट दिया था गोल्डमैन सैक्स ने, और 2 दिनों में ही ये शेयर पहुंच गया 2700 रुपये के ऊपर। तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाले हैं, 2747.85। ये है आज का स्तर। क्या तूफानी रफ्तार है, मतलब आप टारगेट दीजिए, आप अपग्रेड कीजिए, कमाल के चौके छक्के लगे शेयर में। आप देखिए 2700 रुपये के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज पहुंचा है। चलिए, इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी बैंक में हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग के बीच, बेहतर एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बीच में आपके लिए ट्रेड खोजते हैं और शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की। शुरुआत अक्षय जी आपसे करेंगे। आईटी का बोलबाला बाजार में, बैंकिंग ढीला, बताइए आपकी नजर कहां गई है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी, आईटी पैक में ही नजर रहेगी। और अगर डे ट्रेडिंग के माध्यम से आप कोई स्टॉक चुनना चाहते हैं तो इन्फो एज जो 6405 का करंट मार्केट प्राइस है, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत कंसोलिडेशन के बाद आज ओपनिंग ट्रेड्स में एक रेंज ब्रेक करा है उसने, तो एक रेजिस्टेंस ब्रेक एक पॉजिटिव संकेत है। मोमेंटम पिकअप कर रहा है स्टॉक 6330 के ब्रेकआउट के बाद, और यहाँ पे आप 6600 पहला टारगेट और 6675 दूसरा टारगेट अगर आप कैरी फॉरवर्ड करें तो ये 2 टारगेट के साथ आप चल सकते हैं। स्टॉप लॉस का आप 6250 का बनाइए ट्रेड में, तो इन्फो एज बाय करने की राय रखूंगा। ठीक है, इन्फो एज यानी कि नौकरी.com 6413.14 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर है, लेकिन 6675 के लिए आप इसको खरीदिए। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 6250 रुपए का इन्फो एज को लेकर। ये अक्षय जी की कॉल। अब अंशुल जी, आपको क्या पसंद आ रहा है, नजर कहां पर गई है बाजार में आपकी? देखिए अभिषेक जी, जैसा आपने कहा आईटी काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। कोफोर्ज में 38 डेज का एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है अभी, तो इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से करंट मार्केट प्राइस 5475 पे बाई कर सकते हैं। 5500, 5525 ये 2 टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस 5450 का रहेगा। बट ओवरऑल 37 दिन का ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसका पूरा टारगेट जो 2 से 3 हफ्ते में अचीव हो सकता है वो है 5874, जो प्रीवियस स्विंग हाई रहा है। तो इंट्राडे के लिए अगर खरीद रहे हैं 5500, 5525 के टारगेट रहेंगे, और स्विंग बेसिस पे ले रहे हैं तो 5874 तक के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल आपके लिए साफ साफ टारगेट, साफ साफ स्टॉप लॉस 5450 पर आप स्टॉप लॉस लगाइए इंट्राडे के लिए। 5500 और उसके बाद 5520 ये टारगेट बनेंगे। थोड़ा सा अगर आप रख सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर, तो आपके लिए 5874 ये लेवल होगा आपके लिए कोफोर्ज के इस शेयर में। सुमित जी, सुमित मूलचंदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, आप क्या चुनेंगे, बाजार में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? आईटी पर ही नजर गई है या फिर आईटी के अलावा भी कुछ खोजा है आपने? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए नजर रहेगी मेरी कमेंस इंडिया पे। कमेंस इंडिया में देखिए कल का एक कंसोलिडेशन था, एक सपोर्ट बनाया हुआ है स्टॉक ने 3750 पे। आज के सेशन में देखिए अभी बढ़त दिख रही है, हमें लग रहा है कि ये अगर सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छा मूव दे सकता है। सो आज का ही लो 3850 ये एक स्टॉप लॉस का काम करेगा और टारगेट रहेगा 4100। ये था हमारा इंट्राडे के लिए। अगर किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो आज के लिए हमारे जो 2 स्टॉक रहेंगे, पहला रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट। हमने ट्यूसडे के सेशन में भी दिया था 81 पे। देखिए अभी भी करंट मार्केट ट्रेंड बहुत ही अच्छा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 8450 से 55 का। तो ये अगर लेवल सस्टेन करके क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से आपको 10 से 15% का अपमूव मिल सकता है। सो 92 एंड 98 ये 2 लेवल्स रहेंगे हमारे। स्टॉप लॉस रहेगा 79 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा अतुल लिमिटेड। देखिए काफी टाइम के बाद एक अपना रेजिस्टेंस क्रॉस किया है और कल के सेशन में काफी अच्छा एक वॉल्यूम कैंडल भी फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 6190 का, टारगेट रहेगा 7200 एंड 7450।
ठीक है, 7200 7450 ये होगा अतुल लिमिटेड के लिए। स्टॉप लॉस 6190 रुपए। अतुल लिमिटेड ये केमिकल वाली कंपनी है। हम देख भी रहे थे कि केमिकल में, स्पेशलिटी केमिकल में, एग्रो केमिकल में ये तमाम शेयर आप मूव में दिख रहे हैं। यहाँ पर आप मौके का फ़ायदा उठाइए, अतुल लिमिटेड में पोजीशन बनाइए। और दूसरा भी शेयर फ्लेवर वाला ही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कल हमने देखा था, कल और परसों बैंकिंग में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि नहीं लार्ज कैप चल रहा हो, मिड कैप नहीं चल रहे हो, सब चल रहे थे। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड बैंक है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। इसमें आपको 92 और 98 के टारगेट के लिए, 2 टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। 79 का स्टॉप लॉस। सुमित जी के जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो पोजिशनल बेसिस पे ज़्यादा होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए। चलिए, थोड़ा समय आप दे सकते हैं इसको। और एक और शेयर बताया था सुमित जी ने, वो था कमिंस का। हमने देखा था कमिंस को कि 3250 रुपये के भाव से लगातार ये शेयर चल रहा है और अब 3900 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। कमिंस के लिए टारगेट बनेगा 4100 रुपये का। 3850 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। स्नेहा जी, आप बताइए मैम, आपको क्या पसंद है बाजार में? कुछ पोजिशनल या फिर फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिख रहे हैं बजट के लिहाज से, या फिर उसके और आगे की अगर आप रणनीति दे पाए, 1 या 2 स्टॉक जो आपको पसंद हो? जी तो अगर हम बजट के लिहाज से बात करें तो कोल इंडिया में एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं इंडिया में काफी अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव हमें देखने मिल रहा है, जहां पीक पावर डिमांड ऑलमोस्ट 250 गीगावाट टच कर गया है। तो जहां एक जहां पे एक हमें हीट वेव के कारण जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, वहीं साथ ही साथ काफी नए पावर यूजर्स भी आ गए हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हाई है, साथ ही साथ जो नए जो डेटा सेंटर्स, ईवीज यहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आगे जाके भी कई सालों तक पावर डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। हम एटलीस्ट 6 to 7% ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 5 years। तो अब थर्मल पावर की रिक्वायरमेंट तो फिर डेफिनेटली रहनी है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी दो गवर्नमेंट काफी स्ट्रांगली पुश कर रही है, बट वो कैपेसिटी ऐड होने में टाइम लगेगी। तो थर्मल पावर डिमांड काफी स्ट्रांगली रहेगा। एंड थर्मल पावर ऑलमोस्ट 80% पावर डिमांड मीट करता है, उसमें कोल इंडिया 90% कोल सप्लाई करती है थर्मल पावर रिक्वायरमेंट के लिए। तो कोल इंडिया एक स्टॉक है जो कि हम लंबे स्तर के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और इसमें अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो हमारा लक्ष्य रफली 550 बनता है, जो कि आपको एक यहाँ से डिसेंट 10-15% का अपसाइड दे देता है। दूसरी स्टॉक में पीआई इंडस्ट्रीज पुश करूंगी। एग्रोकेमिकल स्पेस काफी एक्शन में है, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है, जीएसटी रिमूव होने का बात हो रहा है, वहीं बजट में काफी सब्सिडीज अनाउंस हो सकती है, प्लस रूरल को काफी पुश दिया जाएगा बजट में, तो उस एंगल से भी पीआई इंडस्ट्रीज फोकस में रह सकती है। कंपनी के ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और इन्होंने कई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए FY24 में, जिसके बेनिफिट हमें इस साल दिखाई देंगे। और रिसेंटली कंपनी ने फार्मा एपीआई और सीडीएमओ सेगमेंट्स में एंट्री किया था, जो कि एक काफी अच्छा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए प्रूव हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। तो पीआई इंडस्ट्रीज जहां स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से बेनिफिट डेफिनेटली करेगी, एट द सेम टाइम वो फार्मा सेक्टर में भी एंटर कर रही है अपनी कॉम्पिटेंसीज को लेवरेज करके। तो ये दोनों ही सेगमेंट से इनके ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेंगे। और एक्सपोर्ट मार्केट भी अब काफी सपोर्टिव टर्नआउट हो रहा है, तो इसे हम रख सकते हैं एक लंबे नजरिए के लिए, और इसमें हमारा लक्ष्य बनता है 4300 का। ठीक है, 4300 का लक्ष्य पीआई इंडस्ट्रीज के लिए। और दूसरा शेयर है कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी हमने देखा है कि पीएसयू होने के बावजूद पहले इस पर एक टैग लगा हुआ था कि स्लो मूवर है, चलता नहीं है। हालांकि डिविडेंड यील्ड भी इसकी है, लेकिन इस साल की कहानी थोड़ी सी अलग रही है कोल इंडिया की, और बेहतरीन तेजी हमने कोल इंडिया के शेयर में भी देखी है। तो ये 2 शेयर आप स्नेहा जी की सलाह के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए, पीआई इंडस्ट्रीज़ की और कोल इंडिया को। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस में ख़ास तौर से जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं वहाँ पर तेज़ी हो रही है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस 4-5% ऊपर है, GIC-RE करीब 7-7.5% ऊपर है। क्या जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ होने वाला है?
अनुराग हमारे साथ हैं, जो इंश्योरेंस को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं और जीएसटी से जुड़ी जो भी पॉलिसी रिलेटेड खबरें आती हैं उस पर भी जानकारी लेकर आते हैं। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है और हो सकता है कि इसमें जनरल इंश्योरेंस को लेकर बड़े फैसले हों। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग। अनुराग, बताइए आपके पास अपडेट क्या है, क्या होने वाला है कल? लंबे अंतराल के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग के अंदर जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुछ क्लैरिटी की उम्मीद कर रही है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी बुलाया गया है और दो बड़े जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्लैरिटी मांग रही है, जो पिछले कई सालों से जीएसटी के टैक्स नोटिसेस कंपनियों को मिल रहे हैं। एक है सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन के ऊपर जो जीएसटी के नोटिसेस आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियों को। पिछले साल देखा था हमने अगस्त 2023 के अंदर आईसीआईसी लोम्बार्ड को 273 करोड़ का नोटिस आया था जो सैल्वेज वैल्यू होती है मोटर इंश्योरेंस क्लेम में, उसके ऊपर नोटिस आया था और बाकी कंपनियों को भी इसके ऊपर नोटिसेस आए हैं। तो इस पे क्लैरिटी मांग रही है। दूसरा मुद्दा जो है वो को इंश्योरेंस है, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी अपने एक इंश्योरेंस करती है उसका और को इंश्योरेंस कराती है, तो वहां पर भी इंश्योरेंस कंपनियों को 15,000 करोड़ के टैक्स नोटिसेस आए हैं। तो इसको लेकर इंश्योरेंस कंपनियां मार्च के महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट भी गई थी और कंपनियों का यह कहना है कि को इंश्योरेंस पे जीएसटी जो है वो डबल टैक्सेशन को बढ़ावा देगा। तो ये दो मुद्दों पर क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा एक और जो मांग है इंडस्ट्री की कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी है वो 18% से 12% किया जाए, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जो दो मुद्दे हैं, को इंश्योरेंस पर जीएसटी और सैल्वेज वैल्यू डिडक्शन पर सफाई अगर जीएसटी काउंसिल देता है तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। ठीक है जी, ये राहत हो सकती है, उम्मीद तो करते हैं जीएसटी काउंसिल से। जैसे देखिए बड़े अंतराल के बाद होते हैं ना तो सबकी उम्मीदें जाग जाती है कि हमारे बारे में तो ज़रूर बोला ही जाएगा। फर्टिलाइज़र वाले बोल रहे हैं हमारे बारे में बोला जाएगा, गेमिंग वाले बोल रहे हैं हमारे बारे में बोला जाएगा, लिकर वाले बोल रहे हैं हमारे बारे में बोला जाएगा, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि हमारे बारे में बोला जाएगा। सबको उम्मीदें होती हैं काफ़ी दिनों बाद मीटिंग हो जाए तो। लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि रिपोर्टर आपको खबर बता रहे तो वो सारे के सारे शेयर्स आपको भर लेने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सावधान रखिएगा। कई बार बाय ऑन रूमर और सेल ऑन न्यूज़ भी हो जाता है। पता लगे जिस दिन मीटिंग थी उसके बाद आप मंडे को ट्रेड करोगे, कल तो छुट्टी है एक्चुअली में देखा जाए तो, आपका ट्रेडिंग डेज नहीं है कल, तो आप मंडे को जब ट्रेड करोगे पता लगे सब सेल ऑन न्यूज़ हो रहा है। थोड़ा सावधानी रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस आज क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी अभी भी 88 पॉइंट नीचे है और निफ्टी करीब 66 पॉइंट ऊपर है। एक ही फ़र्क आ रहा है वो आईटी का। आईटी को एक्स कर दोगे तो आज मार्केट के अंदर भी खास दम नहीं है। एक दो शेयर जरा मेरे को पता करवाने हैं, मैं जरा एक्सपर्ट से पता कर लेता हूँ। तीनों टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं। एक शेयर है एम्फेसिस, अंशुल जैन, एक बार जरा आप चेक करना। अच्छा पहले अंशुल जैन एम्फेसिस छोड़ो, ये स्टील एक्सचेंज इंडिया 7% ऊपर खुला हुआ है, आप 14 रुपीज़ आ गया। आप कह रहे थे ना कि 1390 के ऊपर तो ब्रेकआउट हो जाएगा फिर ये चलेगा, तो सर अभी प्लस कर लें इसको। ये तो 20% का सर्किट वाला शेयर है, अभी तो 6% ही चला है। डिम्पी जी, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि क्वार्टरली वीवैप जो है इसका 13.87 पे है, वहीं पे आके स्टॉक अटका है। प्रोबेबिलिटी 80% है कि ये स्टॉक निकाल देगा। अपर सर्किट 15.7 के आसपास है, प्रीवियस मंथ हाई 15.28 है, तो 15.28 पे एक बार अटक सकता है और अगर इसको क्लियर कर लेता है तो अपर सर्किट 15.7 आज ये लगा सकता है। बट सब्जेक्ट टू क्वार्टरली वीवैप 13.87 के ऊपर टिके, जो अब टिकने की कोशिश कर रहा है। पहले 15 मिनट में जो वॉल्यूम है वो एवरेज पिछले 10 दिन के 15 मिनट के वॉल्यूम देखें तो उससे 3 गुना है। तो ये प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट होता है, तो प्रीएम्प्टिव अगर बाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, ओपनिंग में कोफोर्ज जो बाई दिया था ओपनिंग ट्रेड में, उसका पहला टारगेट ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट भी हो गया है। 5520 का दूसरा टारगेट था, वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे और फॉलो थ्रू मूव आती हुई दिख रही है। 5590 तक इमीडिएट आ सकता है, तो अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करना है तो कर सकते हैं। बट अगर स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लें 5490 और 5590 के लिए प्ले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
सर शानदार, आप इसी तरह से ट्रेड देते रहिए, टारगेट हिट हम स्टैंपिंग लगाते रहेंगे, आप हमारा हौसला बुलंद करते रहिएगा। इन्वेस्टर्स व्यूअर्स के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पे क्लीन, नीट एंड क्लीन स्टॉक्स आपके सामने आ रहे हैं, और उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल प्ले होता है, जो नेटवर्किंग का काम है, वो थोड़ा बहुत हमारे पास जो आता है हम आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको सुबह खादिम इंडिया स्पेसिफिकली नोटिस करवाया था, अभी भी वो करीब 10% ऊपर है। और एक और शेयर मेरी लिस्ट में आ रहा है उस शेयर का नाम है एम्फेसिस। एक बार जरा आप ही चेक कीजिए अंशुल सर, फिर मैं सुमित जी के पास जाऊंगा। एम्फेसिस ये चल जाएगा? मैंने 2500 की स्ट्राइक लगा रखी है अपनी स्क्रीन पर 41 रुपए की, अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पर। डिम्पी जी, इसमें 3 दिन का इनसाइड बार था जहां से गैप के साथ ब्रेकआउट आया और गैप जस्ट एट प्रीवियस मंथ हाई है 2478 के अराउंड। तो ये स्टॉक जैसे ही 2480 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसमें प्रीवियस जो 4-5 दिन पहले का स्विंग हाई है 2557, वहां तक का टारगेट मिल सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। थोड़ा सा सेफर साइड होगा, अगर 2480 के ऊपर टिक जाए तो एक कंफर्म हो जाएगा कि प्रीवियस मंथ हाई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा है, हमने उसको निकाल दिया है। बट प्रीएम्प्टिव यहाँ बाई करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दो शेयर मेरे को जरा और पता करने हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये अंशुल सर से तो मैं ऑलरेडी टेक ले चुका हूँ, सुमित मूलचंदानी से टेक लेता हूँ। सुमित सर, SRF प्लस करोगे आज? हमारा मन कर रहा है कि SRF को यहाँ पे प्लस किया जाएगा, 2505 थोड़ी देर में पार कर सकता है अगर टिक गया तो। एक बार जरा चेक करना। देखिए बिल्कुल एक ये रीटेस्ट कैंडिडेट है, इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था 2475 2480 की रेंज का। कल के सेशन में क्लोजिंग भी मिला है और आज ओपनिंग में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन हमें भी लग रहा है बिल्कुल ये एक रीटेस्ट कैंडिडेट है। तो अगर सपोर्ट ले रहा है तो 2470 के करीबन आप इसको बाइंग कीजिए, 2440 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इंटरेस्टिंग। एक बीच में आपको बता देता हूँ, अंशुल जैन ने हमको भी स्टील एक्सचेंज इंडिया बताया था ना, 9% हो गया। स्क्रीन पर दिखा देना एक बार, 1422 हो चुका है। अंशुल जैन आप कह रहे थे ना कि अभी ये चल जाएगा, तो चलना तो शुरू हो गया। मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि 20% चल जाना चाहिए शेयर। अगर नहीं भी है तो आपकी इंटेलिजेंस पे मैं जा रहा हूँ, मैंने तो अपना कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर के अंदर काफ़ी दम है। मैंने थोड़ी देर पहले इसके चार्ट देखे, 15 मिनट के और आर्ली चार्ट। 15 मिनट का तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है, बट आर्ली के अंदर है 15 रुपये तक आने के चांसेस। देखते हैं क्या होता है आगे के आगे। सृष्टि मेरी सहयोगी है, उनके पास भी काफ़ी सवाल हैं, वो पता कर रही है। अब सृष्टि जी, आज अगर हम देखें तो क्लियरली पूरा फ्लेवर जो है वो आईटी का ही है, और साथ ही कोई भी कंपनी जिसमें टेक लिखा है उसमें आप देखिए काफ़ी अच्छा एक्शन है। एक स्टॉक जिसके बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करते हैं, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका चार्ट सेटअप लग रहा है। अंशुल, आपसे समझना चाहेंगे क्या आपको भी पसंद आ रहा है संधा टेक्नोलॉजीज का चार्ट? क्योंकि कंपनीज जो है हम काफ़ी इसको लाते भी नहीं है अपने दर्शकों के सामने, और इतनी सामने भी नहीं आती है, पर कहीं ना कहीं 560 के ऊपर ये निकल रहा है और कई बार इन स्तरों को जो है उसने रीटेस्ट किया है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए, या फिर अभी इग्नोर करेंगे, क्या पता रेजिस्टेंस से पलटे? जी, ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, क्योंकि इसमें 83 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आज ओपन लो के साथ चला है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे देगा। नेकलाइन और प्रीवियस मंथ हाई दोनों 575 पे हैं। प्रीएम्प्टिव यहीं से बाई कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 550 का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। 574 पे हो सकता है एक आध दिन अटक जाए, बट इवेंचुअली 575 निकलते से 640 तक का इसका टारगेट बनेगा, और हम अपने क्लाइंट्स को इसको बाई भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये काउंटर है टेक्नोलॉजी स्पेस से, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। पर सुमित, एक और काउंटर पे आप राय दीजिए, वो है IGL। देखिए एक अंडर परफॉर्मर रहा है, इसको कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मर है, क्योंकि काफ़ी इसमें वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं। IGL में अगर आप देखें तो निचले स्तरों से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर आया है, पर सुमित मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा 580 के आसपास आके ये रुक जाता है काउंटर पर। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर ये आई है IGL की कि कंपनी जो है आने वाले टाइम में सोलर रूफटॉप पैनल्स, जो कि एक बड़ा इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है, उसमें काम कर सकती है, और साथ ही साथ कुछ और EV बैटरी रिसाइकलिंग के भी प्लान्स है। हालांकि अभी बोर्ड मीट होना, उस पर अप्रूवल आना, ये सब अभी बाकी है। पर इकोनॉमिक टाइम्स में जो रिपोर्ट थी उसके चलते आप देखिए फिलहाल सपाट है, पर क्या आपको लगता है कि टेक्निकल फ्रंट पे स्टॉक चलने को तैयार है? ये आप सेशन देखेंगे 12 या 13 जून का,
तो स्टॉक ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था जो 477 478 का एक रेंज था। उसके बाद फिर से एक छोटा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, लेकिन अभी भी अपने एक रेजिस्टेंस के नियर बाय है। तो हमें लग रहा है कि जिनके पास बाइंग पोजीशन है बिल्कुल आप बने रहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मैं मेंटेन करना चाहूँ तो 466 का एक मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉक की बात आप जैसे बोल रहे थे 480 490 का जो जोन आप बोलेंगे वहां से रिवर्सल हो रहा है, तो बिल्कुल जैसे ही 490 यहाँ से क्रॉस होगा तो हमें लग रहा है कि काफी अच्छा है कि यहाँ से अपमूव बन सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 520। तो बने रहने की सलाह रहेगी। एक फ्रेश मूवमेंट के लिए अगर किसी को एंट्री लेनी है तो 485 के ऊपर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, 480 के ऊपर एक फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। आईजीएल पे किस तरीके का सेटअप है वो बताया हमें सुमित ने, पर एक और काउंटर जिसमें शायद तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है वो है रेमंड्स। आप देखिए कुछ दिनों पहले भी हमने इसको हाईलाइट किया था जब इस काउंटर में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था। उसके बाद थोड़ा सा उसने अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स को रीटेस्ट करने की कोशिश की, पूरी तरीके से रीटेस्ट तो नहीं किया, पर आज फिर से 8% की तेजी। अंशुल, बात करते करते तेजी बढ़ती जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप रेमंड्स को? और अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है, क्या लगता है कहां तक जा सकती है ये चाल? देखिए सृष्टि जी, बिल्कुल आपने सही मेंशन किया है। इसमें 188 दिन का कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट था, जहां से ये ब्रेकआउट लेके पिछले 8-10 दिन में रीटेस्ट किया था और रीटेस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे खत्म हुआ था। ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला है, तो मोस्ट लाइकली ये स्टॉक में पूरा पोटेंशियल है कि आज ही अपर सर्किट मार दे 2887 तक। लेकिन अगर आज नहीं मारता है तो अभी कल तक के सेशन में 2887 तक के इसके टारगेट मिल सकते हैं। बहुत हेवी वॉल्यूम पे ब्रेकआउट है, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। यहाँ से स्टॉप लॉस, जो मॉडिफाइड स्टॉप लॉस आएगा वो 2510 का आएगा, तो 100 रुपए की रिस्क है, सामने 300 रुपए तक की अपमूव मिल सकती है। ठीक है, 300 रुपए की अपमूव यहाँ से, यानी कि 2900 रुपए का ये शेयर हो सकता है रेमंड का। बेहतरीन तेजी 8.5% की। सुमित जी, एक शेयर आप जरा चेक कीजिए, आपसे इस पर बाय रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, आप शक्ति पंप को चेक कीजिए। मल्टी वैगर ये साबित हुआ है 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। हालांकि ये मानसून का भी प्ले है, एग्री का भी प्ले है। शक्ति पंप इस साल में अगर देखिए ईयर टू डेट दिखाइए जरा, इसमें ये करीब करीब चढ़ा है 3 गुना 4 गुना हो गया है शेयर शक्ति पंप, और साल भर की बात करें तो 5-6 गुना शेयर हो गया ये। शक्ति पंप में प्रॉफिट टेकिंग करते रहे सुमित जी, पैसे निकाल लें, होगी रैली, या फिर अभी और चलेगा आपको लग रहा है ये? देखिए यहाँ पे अगर हम चार्ट्स की बात करें तो इंडिकेटर पे बिल्कुल एक डाइवर्जेंस बना हुआ है और स्टॉक देखिए कंटिन्यू बैक टू बैक अपर सर्किट्स पे है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि आप लोअर सर्किट पे यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस का लिमिट लगा के रखें, क्योंकि जब स्टॉक रिवर्स होगा तो फिर माइट भी यहाँ से 3 से 4 आपको लोअर सर्किट दिखा सकता है, तो आपको एग्जिट चांस ना मिले। और यहाँ पे सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है कि आप 5 से 10% का अपना एक क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग करते चले। देखिए रिसेंटली भी आप अगर देखेंगे तो 14 जून से लेके कंटिन्यू आपको अपर सर्किट्स यहाँ पे मिल रही है। सो बेटर स्ट्रेटेजी इज टू ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। प्रॉफिट टेकिंग करने की इसमें सलाह है। आज के बाजार में अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो वाडिया ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी रौनक है। बॉम्बे बर्मा देखिए ये शेयर चल रहा है। बॉम्बे डाइंग में भी करीब करीब अच्छी तेजी है। बॉम्बे डाइंग पर ही अंशुल जी आप व्यू दीजिए, बॉम्बे डाइंग कैसा लग रहा है स्टॉक आपको ये? क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वाला भी प्ले है, तो इसको उस तरह से भी हम जोड़ के देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको शेयर, और कितनी तेजी होगी इसमें अभी? देखिए अभिषेक जी, जो नई थीम मैंने आइडेंटिफाई की है मार्केट में वो है जहां रियल एस्टेट और टेक्सटाइल दोनों चल रहे हैं। रेमंड्स में फ्रेश ब्रेकआउट आया है, उसमें अच्छा टारगेट दिख रहा है 2880 2900 तक का। और बॉम्बे डाइंग कल मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई किया है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा सेबी की मैंडेट की वजह से। तो बॉम्बे डाइंग अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं लेवल्स नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि कल मैंने अपने खुद के अकाउंट में इसको खरीदा है। ठीक है, तो चलिए बॉम्बे डाइंग छोड़ देते हैं अंशुल जी। एक काम कीजिए, एक और छोटी कंपनी है रियल एस्टेट की, ओमैक्स, वो भी लगातार चल रही है। 100 रुपए के ऊपर भाव निकलने के बाद भी हम देखने की लगातार मजबूती बनी हुई है। ओमैक्स पर व्यू दीजिए। ओमैक्स आपको ठीक लग रहा है रियल्टी में, या फिर बड़े प्लेयर्स की तरफ जाएंगे, डीएलएफ या फिर
मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उनमें से कुछ ठीक लग रहा है आपको? देखिए अक्षय जी, 20 से 30% या 40% ये मूव स्मॉल कैप और मिड कैप काउंटर्स में मिलते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा स्मॉल कैप में ज्यादा रहता है। ओमेक्स उसी में आता है, 467 का फ्री फ्लोट है और 2000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और मंथली चार्ट पे देखें तो 26 महीने का ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, जिसका ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 112 निकलते से स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट बनेगा, टारगेट 180 के करीब के बनेंगे, तो इस स्टॉक को प्रीएम्प्टिव यहाँ से बाई कर सकते हैं। 112 के ब्रेकआउट के वेट करने की जरूरत नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। केवल एक काम करना है, थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस लगाना है 100 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और ये प्रोबेबली 4 से 6 हफ्ते का समय लगा के 150 का लेवल आपको दे देगा, और 3 महीने का समय देते हैं तो 180 रुपए तक जा सकता है। आज का अपर सर्किट इसका 116 रुपए 30 पैसे में है। ठीक है जी, अलग अलग स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं। सुमित मूलचंदानी के पास आऊँगा और एक दो शेयर्स राउंड से और पता कर लेता हूँ। बाय द वे आपको मैं बता दूँ, करीब मार्केट के अंदर इस समय धीरे धीरे करके अब निफ्टी भी अपनी स्ट्रेंथ खोता जा रहा है। बैंक निफ्टी तो 250 पॉइंट नीचे आ गया। अब हम क्योंकि हम आईटी और आईटी लेड चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए मार्केट आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो मार्केट के अंदर वीकनेस दबे पाँव है। आपको पता है HDFC बैंक 1% नीचे आ चुका है। आप जहाँ पे चेक कीजिए कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 1% नीचे है। तो ज़्यादातर बड़े शेयर, एक बार L&T भी दिखाइएगा, L&T और HUL भी दिखाइएगा, तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके बाज़ार में से आईटी का अब कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है, जो शुरुआत में गैप के साथ हमको मिला था। ज़्यादातर बड़े शेयर इस समय टॉप बनाते हुए वापस नीचे आ रहे हैं, और जिस गैप की रिक्वायरमेंट अभी वो बैंक निफ्टी में तो पूरा ही नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में तो अभी कम से कम 500 से 700 पॉइंट चाहिए और नीचे आने के लिए। निफ्टी में ही चाहिए कम से कम 300 पॉइंट तो नीचे आने के लिए। लेकिन ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं इंडेक्स से लेकर आप सुबह से ही आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। यही बात आपको अंशुल जैन ने बताई थी, यही बात आपको राहुल जी ने बताई थी, यही बात ज़्यादातर एक्सपर्ट्स अभी भी बता रहे हैं कि डिप सबके लिए हेल्दी है। ऐसा नहीं कि तेज़ी वालों के लिए हेल्दी नहीं है। भाई बड़ा पैसा सिस्टम में तो लाओ, कैसे आएगा बड़ा पैसा अगर आप मार्केट को ऐसे ड्रैग करते जाओगे 50-50 पॉइंट करके रोज़ की रोज़ में। आप सारे प्रिंसिपल्स को भूल गए मार्केट के। तो यूफोरिया इतना ज़्यादा है, फोमो इतना ज़्यादा है कि आज नहीं खरीदूंगा, पता लगे कल बाजार ही बंद हो रहा है। ऐसा हो नहीं रहा बॉस। ये जो यूफोरिया होता है ना, ये आपको ख़त्म कर रहा है। आपको मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए RCF दिखाओ, 1 मिनट के लिए RCF दिखाइए। कल 4 बार उसने अपर सर्किट लगाया था। F&O का शेयर है, 20% लगाया फिर खोला, फिर 20% लगाया फिर खोला, 20% लगाया फिर खोला। आज 5% नीचे चला गया है शेयर। प्रॉफिट बुकिंग आ गई हावी हो गई। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई अच्छी चीज़ आए ना, टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते भी जाओ, या तो फिर ट्रेल करो। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है थीमेटिक समझने का कि 3 दिन की थीम के बाद कूल ऑफ होना ज़रूरी है। अगर कूल ऑफ नहीं होगा ना, RCF चलेगा ही नहीं बजट तक। आप भरते रहो जितना भरना है, ठीक। तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए, बस यही पॉइंट मेरा कहना था। एक और बात, अभी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ नहीं है। इंडिया विक्स 15 के बाद ही कमज़ोरी लाएगा मार्केट के अंदर। टिल अभी इंडिया विक्स उतना ही चल रहा है, 13.5 के आसपास। कोई मेजर चेंजेस नहीं है इंडिया विक्स में। एक और चीज़ आपको मैं चलो नोटिस कराता हूँ, जो हमेशा ही दिखाता ही हूँ आपको मैं, वो है एडवांस डिक्लाइन की रेशो। अगर आज आप लॉन्ग पोजीशंस दिखाएंगे, एक बार दिखाइए ऑप्शंस के चैंपियन में, फिर लेके दिखाएंगे आपको। आज लॉन्ग जो है वो 77 है, शॉर्ट 77 है। कंबाइन करूंगा तो करीब करीब आमने सामने टकरा रहे दोनों, 83 93, शॉर्ट कवरिंग और अनवाइंडिंग दोनों को मिला के, ठीक। तो अगर आप NSE और BSE का डाटा देखेंगे, एबनॉर्मल तेज़ है, बट F&O का डाटा नहीं है तेज़। और इसमें भी IT वाला हिस्सा रुक जाएगा ना, तो बाजार गिरने लगेगा। उसके बाद डिले इफेक्ट आ जाएगा NSE और BSE पर भी। अभी डिले इफेक्ट नहीं है क्योंकि यूफोरिया है ना, अभी डिले इफेक्ट बाद में आएगा, ठीक। तो ये एक चीज़ जो है बस मेरे को जो आपको नोटिस करानी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट करो, मैं ये कह रहा हूँ कि बाइंग और डिप करो। डिप लाओ तो सही। वोडाफोन आइडिया देखते देखते इस पर बढ़िया मोमेंटम के साथ है। पहले एक काम करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड पता करते हैं, फिर वोडाफोन आइडिया पे बातचीत भी करेंगे। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि जी नमस्ते, बताइए। आज थोड़ा फ्राइडे फीवर वाला ना दिख रहा है सर, मार्केट पे भी हल्का हल्का। पहले आधा पौना घंटा IT ने बहुत दम लगा के निफ्टी को ऊपर खींचा, लेकिन IT के रुकते ही असर आने लग गया। जरा आप बताइए ऑप्शंस का ट्रेड।
गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो मार्केट का मूड उसी हिसाब से बना हुआ है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी देखने को मिल रहा है। मेरी रडार से अभी कोल इंडिया आ रहा है। कोल इंडिया में अगर आप देखें तो स्टॉक ने नीचे की तरफ एक बॉटम बनाया है। इंट्राडे चार्ट में सजेस्ट कर रहे हैं कि 475 का लेवल जो है वो हम नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ से बाइंग मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जहाँ मैंने आपकी पीसीआर पे कॉल भेजी थी, 480 की कॉल ऑप्शन खरीदी थी, वो करीब 10 रुपए चल रही थी, अभी 12 रुपए आ गई है। तो आप 12 रुपए के लेवल पे भी इसको एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर 18 रुपए का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस को हम रिवाइज कर देंगे। पहले हमने 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके यहाँ पे 9 रुपए कर देंगे। रिस्क रिवॉर्ड फिर भी आपका फेवरेबल बनेगा। यहाँ पे 1:2 का मैक्स लॉस जो है वो आपका 6,300 और मैक्स गेन जो है यहाँ पे उसको चेंज करके 12,600 तक का होगा आपका। तो कोल इंडिया यहाँ पे हमने पहले भी एक राइस पे ज़रूर ली थी और अब ऑप्शंस के ज़रिए आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ध्वनि की जो कॉल ऑप्शन है 480 की, वो आप 10 रुपए में खरीदें और उससे जुड़े स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट आपकी स्क्रीन पे। पर आपको ये भी बता दें कि एफएनओ स्पेस काफ़ी रिस्की है। यहाँ पे 10 में से 9 लोगों को लॉस ही होता है और ये एवरेज लॉस 50,000 का होता है, तो काफ़ी रिस्की है। सोच कर और समझ कर ही आप इसमें जो है ये ट्रेड लें और इससे जुड़ा डिस्क्लेमर भी हमने आपको बता दिया है। ये जो अभी आपको सृष्टि बता रहे हैं ना कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में पैसा गंवाते हैं, कल मार्केट में खबर चल रही है, अगर आप सब भी इससे वाकिफ होंगे, आई थिंक एंकर्स रिसर्चर्स सबको मालूम है, मार्केट के अंदर एक खबर चल रही है कि डेरिवेटिव्स के ऊपर टैक्सेशन का दायरे को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि डेरिवेटिव अनकंट्रोल्ड। आपको ध्यान है जब कल परसों जब ऑप्शंस के ट्रेड ऊपर नीचे हो रहे थे तब हमने आपके सामने ये बात रखी भी थी दर्शकों के सामने कि ऑप्शंस के अंदर जिस तरह की ट्रेडिंग हुई है आज 4,500% के गेन आप दिखा रहे हो, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जन्म देगा ज़रूर और एक्सचेंजेस को इसके बारे में सोचना चाहिए। उस दिन हमने आपको फिर NSE चेयरपर्सन की बाइट भी सुनवाई थी, उसके बाद फिर और बयान भी आए। कल मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेंड था तो ये रहा था कि F&O के अंदर टैक्सेशन को बढ़ाया जाएगा। देखिए F&O के अंदर टैक्सेशन को बढ़ाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाओ उसको और अच्छे से रेगुलेट करो अगर आपको टैक्स ही करना है। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ये चलाते हैं कि 10 में से 9 लोग तो डेरिवेटिव्स में लॉस कमाते हैं, फिर टैक्सेशन बढ़ा के फ़ायदा क्या? टैक्सेशन तो टैक्स तो उन्हीं को देना पड़ेगा जो प्रॉफिट कमाते हैं। इसका मतलब कि क्या इंस्टीट्यूशन पे आप टैक्स कर रहे होगे, बढ़ाओगे, क्योंकि रिटेलर तो लॉस में आता है। अभी तो सृष्टि ने पढ़ा कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस कमाते हैं, तो ये चीज़ ना बजट पे बड़ी नोटिसेबल चीज़ है और अगर ऐसा होता है ना तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। बी अवेयर, सावधान। ये जब तक मार्केट के अंदर एक खबर को पूर्ण विराम नहीं लगता है FM की तरफ से, तब तक ये मामला गर्म रहेगा और हमारी कोशिश होगी जैसे से कोई अपडेट आएगा हम आपको बैक टू बैक इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। बैक टू यू सृष्टि। यहाँ पे काफ़ी लोगों को लॉस तो होता ही है, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम लोगों का प्रॉफिट कराएं और कुछ एक स्टॉक्स जो कि हमने हाल फिलहाल डिस्कस भी किए थे उनमें एक अच्छा मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। संधा टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे एक अच्छा मूव आया है, साथ ही रेमंड्स तब उस समय 7-8% की तेज़ी थी, यहाँ पे भी 12 से 13% का उछाल हमने अपने एक्सपर्ट की राय की बात आते हुए देखा। पर अंशल, एक बार क्विकली आपसे ग्रेविटा इंडिया पे भी राय लेना चाहेंगे। ये काउंटर भी ब्रॉडर मार्केट स्पेस पे डिस्कस कम होता है, पर आज खुलने के साथ ही कोई भी एक कैंडल ऐसी नहीं है जहां पे स्टॉक जो है नीचे आया हो। काफी अच्छा मोमेंटम, पर इस मोमेंटम को कैसे राइड करे, क्या राइड करे भी, या फिर अब ट्रेन निकल चुकी है? सृष्टि जी, मैं ये कहूंगा कि ट्रेन निकल चुकी है क्योंकि इसमें 142 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था और ये ब्रेकआउट गैप के साथ आया था प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर 1170 में। हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था लगभग 12 जून को, वहां से 1529 आ चुका है। हालांकि टारगेट 1650 है, बट अब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फ्रेश बाइंग नहीं बन रही है। जिसके पास है वो स्टॉप लॉस लगा ले 1460 का और होल्ड करे। 1650 तक ये मोमेंटम कैरी होगा, वहां पे स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। वहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं गिरेगा।
ठीक है, तो शायद जो है ट्रेन निकल चुकी है, तो इसमें आप ज़रूर नज़र रखिए। पर इसके अलावा देखिए तो वोडाफोन आइडिया ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पूरे टेलीकॉम स्पेस में आज हम एक अच्छा एक्शन देख ही रहे हैं। भारती एयरटेल 1400 के स्तर के ऊपर निकला है, पर वोडाफोन आइडिया अब 17 रुपीज़ 20 पैसे के पास है। एक बार क्विकली अंशुल इस पे भी आप राय दे देंगे तो? सृष्टि जी, इसमें लगभग पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि 30 महीने का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। 16.85 इसकी नेकलाइन है। फाइनली उसके ऊपर निकल के अब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला है, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा। 18 रुपए का जो टारगेट डिम्पी जी ले रहे हैं वो आज या कल के सेशन में अचीव हो सकता है। बट अगर ये 16.85 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 30 महीने का बेस ब्रेकआउट है, फिर 24 रुपए का टारगेट ओपन होते हुए दिखेगा। बट इमीडिएट बेसिस पे 18 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। पे 18 रुपए पे जाते हुए दिख रहा है वोडाफोन आइडिया। आज भी एक अच्छा मोमेंटम 17 रुपए के पार ये काउंटर डिसाइसिवली निकलते हुए नजर आया। पर चलिए इसी के साथ वक्त बरकरार है। अगर आप अभी निफ्टी बैंक को देखें तो हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, पर 200 अंकों का कट जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। निफ्टी 50 लगभग सपाट है, पर इंडिया विक्स भी अब लाल निशान में थोड़ा सा फिसलते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे भी एक बार आप नजर जरूर लगाए रखिए। ब्रॉडर मार्केट स्पेस में कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे एक अच्छा एक्शन है, और उनमें से एक है एनबीसीसी। ये काउंटर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब हम पूरे इंफ्रा प्ले की बात कर रहे थे तो एनबीसीसी भी कई बार हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको जो है इस पे गाइड किया, अपना व्यू भी बताया। और एक बार अंशुल आपसे क्विकली समझना चाहेंगे कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? इमीडिएट रेजिस्टेंस कोई सामने दिखाई दे रहा है या अभी भी स्टॉक काफी मजबूत है? सृष्टि जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। हमने अपने क्लाइंट्स को 160 रुपए में 4-5 दिन पहले रिकमेंड किया था। वहां से स्टॉक में 173 का हाई आया है, ऑलमोस्ट 10% चला है, तो हमने 50% प्रॉफिट बुकिंग दी है। बट इसमें रेजिस्टेंस 176.85 का है, जो 5 फरवरी का हाई था। वहां तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, तो मैं कहूंगा अगर आपके पास लॉन्ग है और शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो 176.85 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। वहां से 1-2 हफ्ते की कंसोलिडेशन रहेगी, उसके बाद फ्रेश मूव बनेगा। गेमर के साथ अंशुल ने राय दी, पर हमारे साथ सुमित भी बने। माफ कीजिएगा सुमित, मुझे पता नहीं था कि आप हमारे साथ है भी। और एक बार आपसे क्विकली जितने ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें एक तरफा हमने रैली देखी है, जैसे खासतौर से डिफेंस काउंटर्स, उन पे राय जानना चाहेंगे कि क्या जिनके पास निचले स्तरों से है, क्या इतनी ओवरबॉट टेरिटरी में जा चुके हैं कि टेक्निकल फ्रंट पे थोड़ा सा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? और खास तौर से HAL, इसको मैं 2-3 दिन पहले भी ट्रैक कर रही थी, उसके बाद थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया। पर क्या लग रहा है डिफेंस काउंटर्स पे क्या नजरिया है फिलहाल, और HAL खास तौर से क्या व्यू है? देखिए, जैसे आपने बोला तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनती है, रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं बनता है। अगर मैं डेली के चार्ट पे यहाँ पे रिफर करूँ तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस आ सकता है। देखिए, RSI यहाँ पे कूल डाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन देने के एक चांसेस हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी है और किसी का अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पे 5160 अगर ब्रेक कर रहा है तो फिर निकल जाना चाहिए। हमें लग रहा है कि अगर 5160 ब्रेक करेगा तो यहाँ पे करीबन यहाँ पे आपको 5 से 10% का एक डाउन साइड मूव मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर किसी का नजरिया है 6 से 12 महीने का, तो बिल्कुल ये जो अगर डाउन साइड मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहूंगा, डिप्स को भी यूटिलाइज करना चाहूंगा। मेरा जो बाइंग जोन रहेगा वो करीबन 45 से 4700 का जोन रहेगा। तो HAL और डिफेंस काउंटर्स पे सुमित अपना व्यू बताया। पर चलिए इसी के साथ अंशुल, सुमित और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो आज हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए, गाइड करने के लिए, और साथ ही हमारे व्यूअर्स को ठीक तरीके से समझाने के लिए कि कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला